ओएमआर कितने लोग नहीं जमा किए हैं? आप और अभी नहीं किए? और कोई है? सब लोग किए हैं इधर से? ओएमआर जमा है? पीछे जमा है सबका? जमा है ओएमआर? कंफर्म है ना? चेक करवाएंगे आज। ओएमआर आप लोग जमा कर नहीं करते। लगभग 30% ऐसा छात्र है जो ओएमआर ले जाता है। अगर आप जमा नहीं कीजिएगा तो मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, कोई मतलब भी नहीं है बैठने का फिर। समझ रहे हैं ना? ओएमआर कंपलसरी है, किसी भी कंडीशन में आप नहीं जमा कर पाते नीचे उतरिए, ऑफिस में देकर ही जाया करिए। समझ रहे हैं ना? चलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या जमा करेंगे तब ना रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट नहीं आता है मतलब ओएमआर जमा ही नहीं करेंगे? ओएमआर, अब देखिए दिक्कत ये होती है ना कि ओएमआर की संख्या कभी कभी कम हो जाती है अपेक्षाकृत क्लास से। क्लास का कभी कभी आधा ओएमआर जाता है, 250। समझ रहे हैं? बैठे होंगे पता नहीं कितना, ओएमआर जाएगा 250। ऐसे भी नहीं होता है उसको। ओएमआर आप लोग अपना काम ईमानदारी से करिए, सामने वाला खुद ही करेगा। समझे? ओएमआर चुरा लेंगे तो कहीं कॉपी चेक करेगा फिर? बताइए। ओएमआर बहुत रखने का शौक है तो मिलता है, 20 रुपए का आता है ना, 20 रुपए का खरीद लीजिए, रोज भरिए उसको घर पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में दिया है, ओजोन परत से संबंधित है, ये बात अपने आप में देखिए सही है। आईची लक्ष्य के बारे में दिया है, ये जैव विविधता संरक्षण को संरक्षित करता है। स्टॉकहोम की बात करेंगे तो ये जैविक प्रदूषण के लिए बना है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, इसका संबंध ग्रीन हाउस से है। तो एक प्रकार से हम देख पाएंगे तो सभी उत्तर अपने आप में क्या है, सही है, यानी ठीक उत्तर लगा लीजिएगा डी। आइए पढ़ते हैं इनको। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को साइन किया गया था 1987 के अंदर। और कहां पर साइन करा गया था? देश का नाम क्या होगा? कनाडा। कनाडा का शहर कौन सा हो जाएगा? मॉन्ट्रियल। शहर का नाम होगा मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ये साइन करा गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैव विविधता के संरक्षण पर यह सम्मेलन था। आईची लक्ष्य की बात करेंगे, जैव विविधता संरक्षण के लिए है। ध्यान दीजिए, ये ओजोन के लिए था, आईची लक्ष्य जैव विविधता के लिए। और ये एक्ट लाया गया था, अधिनियम वर्ष सन 2002 के अंतर्गत लाया गया। और कब लाया गया था? 22 मई को लाया गया था। सवाल बनेगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करेंगे, वर्ष 1972 में लाया गया। सवाल बनता है कभी कि पर्यावरण पर विश्व में पहला सम्मेलन, हाँ पर्यावरण पर पहला सम्मेलन, पर्यावरण पर पहला सम्मेलन अगर आपसे पूछता है सम्मेलन, तो ये सम्मेलन कौन सा हो जाएगा? स्टॉकहोम सम्मेलन होता है पर्यावरण पर पहला सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा। और स्टॉकहोम सम्मेलन को लाया गया था कब? वर्ष 1972 के अंदर लाया गया था, ध्यान दीजिएगा। दिया है क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के लिए आया था, और क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था 1997 के अंदर। और इसको लागू कर दिया गया कब से? लागू करा गया वर्ष सन 2005 से लागू कर दिया गया। बना लीजिएगा पेपर, आंसर ठीक कर लीजिएगा, बाकी जो डेटा आपको लिखना हो लिख लीजिएगा। पेपर आज का ठीक था? कैसा फील हुआ? हार्ड था? हार्ड का मतलब जब तक 4-5 डेटा नहीं होगा पेपर सॉल्व होने वाला नहीं है, सीधी बात। हार्ड आसान नहीं होता है कुछ। सर 40 जीके में से 36 क्वेश्चन मॉर्निंग टेस्ट से आया था। क्वेश्चन आएगा, पेपर हम खुद ही अब चैलेंज करते हैं। समझ, जब देखिए इंसान अपने से चीजों को जब क्रिएट करता है ना, तो उसके लिए चैलेंज भी देता है। आप 3 महीने का सेट उठा लीजिए, 3 महीना 100 सेट आप उठाइए। एग्जाम कोई भी हो, पेपर उठा लीजिए आप, पीछे जितना भी कोई एग्जाम हुआ हो उससे मतलब नहीं है, आगे होने वाला कोई एग्जाम हो, आप 100 सेट लीजिए, एग्जाम का पेपर उठाइए और लगाइए ना, 70 से ऊपर जाएगा, दावे के साथ आप ढूंढ लीजिएगा। 100 सेट एग्जाम का कोई पेपर आप उठाइए, कोई पेपर, आगे चाहे हुआ हो, होने वाला हो, वो पेपर उठाइएगा, चाहे पीछे जो हुआ हो उसको उठाइएगा, 70 से ऊपर जाएगा। 100 सेट में 70 से ऊपर जाएगा। क्योंकि आपको पता है पेपर बनता कैसे है? आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं ना, 100 क्वेश्चन गिन लेना, देखो 100 ही है। बताएं कितना है? लगभग लगभग मान लो 500 तो नहीं कह सकते, 450 से ऊपर होगा। 450 से ऊपर डेटा होगा ना, सोचो 450 से ऊपर। अभी डेटा ऑलरेडी आपको हम लिख कर दे दिए हैं। अब आइए जरा एक क्वेश्चन पर देखिए, मैंने यहां से एक डेटा दिया, एक डेटा यहां से, एक डेटा यहां से, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी एक क्वेश्चन पर औसतन 5 डिस्कशन हम दे रहे हैं। यानी आप मान के चलो कि ऑलरेडी एक क्वेश्चन में इंक्लूडेड है कम से कम 500। आप लोगों ने कहा सिंगल क्वेश्चन भी एक आध है, ठीक है ना,
तो हम मान के चलते हैं 450 डेटा तो हमने लिख कर दे दिया है। ऊपर से एक क्वेश्चन में कम से कम औसतन हम 5 फैक्ट बता रहे हैं, यानी 500 फैक्ट। मैच करा लो, कितना हो गया? 950 फैक्ट। ठीक है ना? अब कम भी करो, मान लो 100 फैक्ट कम कर लो, 850। समझे ना इसको? तो इसके महत्व को समझिए। 700-800 फैक्ट हम आपको 1.5 घंटा 2 घंटा में पढ़ा के छोड़ देते हैं। कोई छात्र टेस्ट भी देता होगा, दिन भर नहीं भी पढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा दिन लगा देगा ना, तब वो 700 फैक्ट याद नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? आइए पढ़ते हैं। पेपर पूरा हाथ से बनाया गया है, महसूस नहीं होता है आप लोग को? अरे पढ़ के महसूस नहीं होता है? तो पेपर पूरा हैंड रिटेन होता है, कहोगे तो कभी दिखा देंगे, आज का भी दिखा सकते हैं। पूरा पेपर हैंड रिटेन, हाथ से बना हुआ होता है, हाथ से क्वेश्चन सेट करके। अब देखिए ना, ये क्वेश्चन अलग अलग पूछा है, अलग अलग एग्जाम में एक एक लाइन का पूछा है, हमने मर्ज कर दिया है। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? मैकाल श्रेणी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक है ना भैया। महादेव पहाड़ी की ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है। अरे महादेव पहाड़ी का मतलब सतपुड़ा, सतपुड़ा के हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? धूपगढ़। और धूपगढ़ चोटी जहां पर है उस पहाड़ी का नाम क्या है? महादेव। तो कहा गया महादेव पहाड़ी की ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। और मैकाल श्रेणी की कौन सी? अमरकंटक। राजमहल श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी? पारसनाथ है। ध्यान दीजिए, विंध्यन की ऊंची चोटी का नाम क्या होगा? कोई बताए, कोई बताए, कोई कोई कोई। विंध्यन की ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। क्या कोई बता दे? इतने लोग बैठे हुए। अब हाँ बोलिए भैया। सद्भावना श्रेणी, बहुत सही बात, लिखिएगा सद्भावना। सद्भावना श्रेणी कहते हैं, सद्भावना श्रेणी। विंध्यन की ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? सद्भावना होगा। विंध्यन की ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा सद्भावना। इतना बनाइए, बन गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, विंध्यन की ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा सद्भावना। अब जरा याद रखिएगा, देखिए सबसे ऊपर की तरफ क्या है आपका? एवरेस्ट है। सॉरी, सबसे ऊपर की तरफ क्या है? हिमालय है। अगर आप हिमालय की ऊंची चोटी की बात करेंगे, कौन सा होगा? एवरेस्ट होगा। क्या हो जाएगा? एवरेस्ट हो जाएगा। अब बढ़िएगा आगे, आगे हम बढ़ेंगे तो इधर की तरफ आएंगे तो हमें मिलेगा अरावली। अरावली मिलेगा, अरावली। और अरावली की ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, गुरु शिखर नाम होगा, गुरु शिखर। अरावली की ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा गुरु शिखर। अब जरा सा आएंगे इस बीच वाले भाग में, यहां बीच वाले भाग में है आपका विंध्यन। और विंध्यन की अगर हम बात करते हैं, विंध्यन, तो विंध्यन की ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? सद्भावना। विंध्यन की ऊंची चोटी का नाम होगा सद्भावना। और विंध्यन के जरा से नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा सतपुड़ा। ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा की ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा की ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ हो जाएगा, धूपगढ़। इधर की तरफ आप आएंगे तो आपको मिलेगा पश्चिमी घाट, यहां वाला हिस्सा आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? तो कालसूबाई। क्या नाम होगा? कालसूबाई होगा, कालसूबाई। इधर की तरफ आएंगे तो ये है आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा जिंदगढ़ा। क्या नाम होगा? जिंदगढ़ा। और जिंदगढ़ा कभी ना एग्जाम में तो आप महेंद्रगिरी लिख सकते हैं। जिंदगढ़ा या महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर ये ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। और भैया ध्यान दीजिएगा, अगर हम आएंगे यहां पर जहां पर पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं, मतलब कौन सा स्थान? नीलगिरी। अगर हम नीलगिरी की बात करते हैं, नीलगिरी, तो नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई, सॉरी अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? अन्नामलाई की ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा अन्नाईमुडी हो जाएगा, अन्नाईमुडी। ध्यान दीजिएगा इतनी बातों को। पूर्वोत्तर की तरफ आएंगे, पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर में जो सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि स्थान के आधार पे तो अलग अलग है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो पटकाई होगा। क्या होगा? पटकाई हो जाएगा, पटकाई बम अरुणाचल। और यहीं पर पूछेगा नागालैंड की ऊंची चोटी कौन सी है? तो नागालैंड की ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा माउंट सारामती। क्या नाम होगा? माउंट सारामती हो जाएगा। इधर समंदर में आएंगे तो मिलेगा अंडमान और निकोबार। सवाल बनेगा, अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी का नाम होगा सैडल पीक। सवाल बनेगा अंडमान और निकोबार, अंडमान की ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? सैडल पिक होगा, सैडल पिक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऊंची चोटियां हैं भारत में कुछ, इनको ध्यान में रखिएगा। सवाल अधिकांशतः बन जाते हैं आपकी परीक्षा में, याद रहे। कुछ तो यहां है, देख लीजिएगा, कुछ यहां है, यहां से देख लीजिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है,
पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन हो जाएंगे? तो टॉन्सले। नामकरण करने वाले भी टॉन्सले। जैव विविधता शब्द को दिया था वाल्टर रोजेन ने, ये बात अपने आप में सही है। बायोम शब्द को देने वाले कौन थे? क्लेमेट थे। कौन थे? इनका नाम ही रॉबर्ट क्लेमेट था। रॉबर्ट क्लेमेट। रॉबर्ट क्लेमेट नाम देते हैं इनको, क्लाइमेट नहीं लिखिएगा, क्लेमेट नाम था इनका, क्लेमेट। रॉबर्ट क्लेमेट ने बायोम शब्द को दिया था। लिखिए, बायोम शब्द को देने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लेमेट। क्या लिखा है? आज तो ग्रुप में बोले थे कि टेस्ट नहीं होगा। कौन बोला था? क्या? अरे शाम में एक टेस्ट चलता है, उसके बारे में जानकारी गया होगा। इस सुबह का टेस्ट है, इसको हम फुल लेंथ टेस्ट कहते हैं, उसको हम डेली टेस्ट कहते हैं। मतलब दोनों का नाम थोड़ा सा अंतर है। और टाइम नहीं देखते हो सब पीएम। हाँ, ये कि टाइम हम मैच हो गया है ना, लेकिन आप लोग का टाइम तो अलग है ना, 7 से 10 है। आपका टाइम 7 से 10 है, 3 घंटा। वहां का टाइम है 2.5 घंटा। 7 से 9:30 है, सॉरी 7:30 से 9 है, तो कितना हुआ? कई घंटा? 2 घंटा। 2 घंटा। अरे 7:30 से 9 कितना होता है यार? 8 हो गया, 8 से कितना हो गया? 9। अच्छा 9:30 है। हाँ, 2 घंटे शाम का टेस्ट है, 3 घंटे सुबह वाला टेस्ट है। टेस्ट में बहुत मेहनत लगता है यार, टेस्ट में जितना मेहनत है कहीं नहीं है। इतना मान के चलो, पढ़ाना आसान, हमको पढ़ाने में तो ठीक लगता है। गए 8-10 बात पता है, गए पढ़ा लिए। टेस्ट में कम से कम 500-600 डेटा पता होना चाहिए, समझ रहे हो ना? इसीलिए टेस्ट कराना और डिस्कशन कराना बहुत अंतर हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इतना बना लीजिएगा फिलहाल, ठीक है? पर्यावरण में जितने भी खोजकर्ता थे, नाम थे, मैंने उनके बारे में आपको जानकारी दे दिया है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा और बढ़ेंगे आगे। प्रश्न दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्या का कारण बन सकती है। बनेगी ना? ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? सीओ। सीओ गैस को हम दम घोटू गैस कह सकते हैं। दम घोटू गैस के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर कोई भी ईंधन हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, कोयला, कुछ भी हो, अगर इसका अर्ध दहन होगा, अगर किसी ईंधन का अर्ध दहन होगा, तो यहां से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। बात तो सही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? हाँ, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये भी कह सकते हैं क्या, वैश्विक को हम कह सकते हैं ग्लोबल, बोल सकते हैं ना? तापमान को हम बोल सकते हैं वार्मिंग, बोल सकते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पृथ्वी पर ग्लेशियर को पिघलाने में भी सर्वश्रेष्ठ गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। भारत में पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना गया। बात सही है। तो भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में अगर हम हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4। भारत में हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब पहला भी सही है, दूसरा और तीसरा सही है। सभी बना लीजिएगा, सभी कथन ठीक है, मतलब उत्तर डी होगा। टेस्ट अब आपको इसे ही मिलेगा, इसी तरह का, इसी फॉर्मेट पे मिलेगा टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, लगातार टेस्ट आप लगाइए। एग्जाम कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता। 2 परीक्षा है, अक्टूबर में, सितंबर में। हो सकता है पहले तो बीपीएससी होगा सितंबर, उसके बाद संभवतः एईडीओ होगा अक्टूबर में। दोनों परीक्षाओं को टारगेट बना के चलिए, पहले बीपीएससी, बाद में एईडीओ, उसके बाद अदर देन कोई भी एग्जाम होगा तो लगेगा वो, ठीक है? आप लोग का ये वाला एग्जाम अक्टूबर में जाएगा संभवतः, 150 पोस्ट वाला। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए ना, बहुत सारी परीक्षाएं हैं 2 से 3 महीना के भीतर। मेहनत से पढ़ते रहिए बस। दिया है, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले कौन थे? लैंड स्टीनर। बात सही है क्या? ध्यान दीजिएगा, जो परिसंचरण है इसकी खोज करने वाले विलियम हार्वे। कौन हो जाएंगे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ढूंढा था ब्लड के सर्कुलेटिंग सिस्टम को, यानी रक्त के परिवहन को ढूंढने वाले कौन थे? विलियम हार्वे। पूरे शरीर भर में रक्त कैसे घूमता है ये ढूंढने वाले कौन थे? विलियम हार्वे। जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? एंटोनियो लुवेनहॉक। सही है ना भैया? ध्यान दीजिएगा, जीवाणु की खोज करने वाले कौन? एंटोनियो लुवेनहॉक। और विषाणु की खोज करने वाले कौन? इवानोव्स्की ने ढूंढा। रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन? लैंड स्टीनर होंगे। कौन हो जाएंगे? अच्छा ये बताइए, ब्लड की खोज किसने करा था? लैंड स्टीनर। ब्लड पे जो पीएच होता है, सॉरी ब्लड पे जो आरएच होता है, आरएच फैक्टर कौन ढूंढा था? हाँ, रक्त की खोज लैंड स्टीनर, आरएच फैक्टर लैंड स्टीनर, रक्त समूह भी पूछेगा लैंड स्टीनर। रक्त समूह की संख्या कितनी है? 4 संख्या, ए बी और ओ। रक्त समूह को हम किस नाम से जानते हैं? तो एबीओ के नाम से। किस नाम से जानेंगे? एबीओ के नाम से जानते हैं। ब्लड ग्रुप को क्या नाम दिया गया? तो एबीओ नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर देखा जाए तो पहला और चौथा
ये गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। सही कोड का चयन करना है, बी हो जाएगा। बनाइए इसको, बनाइए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए। परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत केंद्र और प्रेसिडेंटियों और प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना करा गया था। बात तो ठीक है, दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। बात सही है ना, बनाया गया था पीछे मतलब चार्टर्ड के तहत, लेकिन बाद में क्या कर दिया, समाप्त। भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर को समाप्त करके महारानी ने कहा कि अब शासन किसका होगा, तो शासन महारानी का होगा। महारानी का शासन अप्लाई कर दिया गया भारत के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का शासन हटा दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना की गई। यह बात भी क्या है, तो सभी कथन अपने आप में क्या है, सही है। पूछा क्या है, गलत, कोई गलत नहीं है। बनाइए, कोई भी कथन गलत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, दो चार बातें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे बात क्या है, तो याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा बताएंगे ना, एक एक पॉइंट, केवल एक एक बात बताते हुए चलेंगे। देखिए 1773 का एक्ट था। इस एक्ट के तहत किया गया, जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति गवर्नर था कहां का, बंगाल का, जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर, जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर था, ये बंगाल का क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और 3 प्रेसिडेंटियां हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रेसिडेंटी थी। एक प्रेसिडेंटी का नाम हो जाएगा मुंबई। क्या नाम होगा, मुंबई नहीं, हालांकि उस समय बंबई था। यहां वाला हिस्सा कौन सा, मद्रास। ऊपर का हिस्सा क्या था, बंगाल। इन दोनों प्रेसिडेंटी के शासन को किसके अधीन कर दिया गया, तो बंगाल के अधीन। मद्रास और मुंबई दोनों को अधीन कर दिया गया, किसके, बंगाल। तो सवाल पूछेगा कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंटियों को किस प्रेसिडेंटी के अधीन कर दिया, बंगाल। बंगाल का गवर्नर जनरल से पद बदल के क्या कर दिया, गवर्नर से पद बदल कर दिया गवर्नर जनरल। एक्ट कौन सा, 1773 का एक्ट था। ध्यान दीजिएगा। और इसी के बाद कहानी आगे बढ़ती है। 1784 का एक्ट आता है, इसको चार्टर्ड कहा गया। और इसी के तहत क्या बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी गई थी। डायरेक्टर शब्द को लाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करा गया था। और इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1813 का एक्ट आया। 1813 में शिक्षा पर पैसा पास किया गया पहली बार। कितना पैसा, 1 लाख रुपया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट लाया गया था। और इसी एक्ट के तहत कहा गया कि चीन और चाय, कहा गया ना, चीन और चाय को छोड़कर बाकी सभी कंपनी के व्यापारिक अधिकार क्या करा गया, छीन लिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद एक्ट आता है 1833। इसमें ध्यान दीजिएगा, चीनी और चाय व्यापार को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। चीन और चाय व्यापार को भी इसमें क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसी के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल, इसको क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहला गवर्नर जनरल भारत का बनने वाला कौन था, विलियम बेंटिक था। इसी के बाद अधिनियम आता है कब, 1853 का अधिनियम। 53 के अधिनियम को संरक्षित रखा गया। ये अंतिम चार्टर्ड हुआ करता था, हम लिख देते हैं अंतिम चार्टर्ड था। ये कंपनी की तरफ से कहते हैं अंतिम चार्टर्ड था, कंपनी का अंतिम चार्टर्ड। और इसी के बाद आता है 1858 का अधिनियम, जिसको हम शाही एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसी के बाद कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त करके शासन लगाया गया महारानी का। और महारानी के द्वारा भारत में बना पहला कानून कब आया था, 1861 में आया था। फिलहाल इतना देख लीजिएगा, हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। चेक करना होगा। ये तो ध्यान दीजिए, ये तो सरफेस हो गया। आने वाली किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण। सरफेस से आके किरण टकराती है, टकराने वाली किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। टकरा के किरण जो वापस चली गई, इसका नाम क्या है, परावर्तित। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण ये जब टकराती है तो एक लंब का निर्माण करती है। यहां पर एक लंब बनता है और इस लंब को हम नाम क्या देते हैं, अभिलंब। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाली किरण और गुजरने वाली किरण, ये दोनों अभिलंब के एक ही तल पे टकराते हैं। बात क्या है, सही है। टकराने के उपरांत इनके बीच बनने वाला कोण क्या होता है, बराबर। इनके बीच बनने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है बराबर। और ये दोनों किरण आके टकराते हैं कहां पर, अभिलंब पर। ऐसा हम बोल सकते हैं। और इस घटना को हम नाम क्या देते हैं, घटना को नाम देंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम देंगे, प्रकाश का
परावर्तन का नाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इस घटना को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब सुनिए जरा, दिया है आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए हैं, ये लंब एक ही तल में है, अब परावर्तित किरण भी आपतित किरण भी। ऐसा कहना अपने आप में क्या है, सही है। सही है, मतलब आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये दर्पण क्या है, समतल है, तो समतल में ना छोटा हो सकता है ना ही बड़ा, बल्कि वस्तु के आकार का बराबर होगा। और हाँ, एक सवाल पूछता है कि व्यक्ति को अपने चित्र को देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी रखनी होगी, तो अपनी हाइट से कितना, आधा। अगर 6 फीट हाइट है तो 6 का आधा कितना, 3 फीट के दर्पण में 6 फीट का व्यक्ति दिख सकता है, ध्यान दीजिएगा। आगे, ये तो सही है अपने आप में। फिर बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है, सही है, गलत हो जाएगा ना। आपने इंद्रधनुष पढ़ा होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन आपने देखा होगा कि कभी अगर प्रिज्म से, ये प्रिज्म है, अगर कभी प्रिज्म से अगर हम सफेद प्रकाश को गुजारते हैं, कभी प्रिज्म से अगर सफेद प्रकाश को गुजारते हैं तो कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में ये बढ़ जाएगा, 7 रंगों में बटेगा। और 7 रंगों में रंग कौन से, V I B G Y O और R। ध्यान दीजिए, V फॉर क्या है, वैलेट, मतलब क्या होगा, बैगनी, यहां से हो जाएगा बैगनी। I फॉर क्या है, आसमानी, आसमानी। और B फॉर क्या है, ब्लू यानी क्या, नीला। G फॉर ग्रीन यानी हरा। Y फॉर येलो मतलब पीला। O फॉर ऑरेंज मतलब नारंगी। रेड फॉर लाल। ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें इन तरंगों में, इन रंगों में, अगर हम नीचे से कहां जा रहे हैं, ऊपर, नीचे से जा रहे हैं ऊपर, जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा। जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। ऊपर से हम कहां आ रहे हैं, नीचे, तो इनका अपवर्तनांक, आवृत्ति नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अरे फिर आवृत्ति, अपवर्तनांक, इनका अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अपवर्तनांक का मतलब फैलने की क्षमता, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सवाल आपसे पूछेगा सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है। फिर देखो, अब हम हाथ नीचे रख दिए तो मतलब बैगनी। हमने ये पूछा कि सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका है और सबसे कम अपवर्तनांक, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अलग से लिख दें कि फिगर पे काम हो जाएगा। फिगर पे काम इसलिए हो जाएगा क्योंकि सवाल अगर मान लो ये ना पूछा, टफ करने के लिए पूछ दिया कि रंगों को उनकी आवृत्ति के घटते क्रम में लगाइए, तो क्या करोगे, ये पता होना चाहिए। रंगों को उनके अपवर्तनांक के घटते क्रम में लगाइए तो बता पाएंगे ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे, फिलहाल इसको देख लीजिएगा। तो अब इससे हमें यह पता चला कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसका है, लाल का। दिया है कि बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, बात तो गलत है भैया। हमने पढ़ा है कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसकी होती है, लाल की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। और हमने पढ़ा है कि आवृत्ति किसकी न्यूनतम होती है, बैगनी। क्या दिया है, अच्छा हाँ, आवृत्ति न्यूनतम होती है किसकी, लाल की न्यूनतम होती है। आगे, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, गलत बात है भैया। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैगनी की। आवृत्ति सबसे अधिक होती है बैगनी की, बना लीजिएगा। फिलहाल आवृत्ति को अपवर्तनांक लिखना चाहिए, ज्यादा बेस्ट होता। फिलहाल देख लीजिएगा, यानी 2 सही और 2 गलत है इसमें से ना, और सही उत्तर पूछा है कौन सा, 1 और 2 सही है। सुधार कर लीजिएगा, सुधार करते हुए उत्तर लगाइए। 4 प्रश्न को एक ही साथ मर्ज है इसमें। आगे है, आगे दिया है, प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय इंग्लैंड में। क्या ढूंढना है भाई, गलत ढूंढना है, ये तो मुझे गलत ही लग रहा है। परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय इंग्लैंड में तो है नहीं, आईयूसीएन का मुख्यालय इंग्लैंड में है। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पे है, तो वियना में है, वियना, वियना में है, ध्यान दीजिएगा, वियना में है, वियना में है। और आगे, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ध्यान दीजिएगा। एशियाई विकास बैंक का मनीला, फिलीपींस। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहां, वियना। ग्लैंड के अंदर किसका मुख्यालय है भैया, तो जो ग्लैंड दिया है इसमें किसका मुख्यालय है, आईयूसीएन, किसका, आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड में है। बताओ नाटो का मुख्यालय कहां है, नाटो, नाटो का मुख्यालय कहां पर, ब्रुसेल्स में। कहां पर, ब्रुसेल्स में। G7 का मुख्यालय है, G20, ब्रिक्स का नहीं है, नहीं है, इन सभी का कोई मुख्यालय
जहां होते हैं वही देश इनका मुख्यालय होता है। ध्यान दीजिए, आसियान का मुख्यालय कहां है? आसियान, आसियान का मुख्यालय कहां पर? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय, अच्छा एससीओ का मुख्यालय कहां पर? बीजिंग में। कहां पर? एससीओ का मुख्यालय कहां? बीजिंग। सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क, सार्क का मुख्यालय कहां पर? काठमांडू में। कहां पर? काठमांडू में। ओपेक का मुख्यालय कहां है? ओपीईसी, कहां पर? वियना। ओपेक का मुख्यालय कहां? वियना में है। और सवाल बनेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां है? भारत। भारत मतलब कहां? गुरुग्राम। फिलहाल इतना बना लीजिएगा, गलत कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इतना तो दिया है, मैंने कुछ लिखवा भी दिया है, 8-10 हो गया सब मिला के। ठीक है, आगे प्रश्न है, दिया है प्रधानमंत्री मोदी के आपातकालीन संघर्षों पर आधारित एक पुस्तक है इमरजेंसी डायरी। इमरजेंसी डायरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा करा गया? नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, ओम बिरला या अमित शाह? उत्तर क्या होगा? अमित शाह। भारत के अंदर सहकारिता, सहकारिता मंत्रालय का प्रभार भी इनके पास है और गृह मंत्री भी हैं। कौन? अमित शाह साहब हैं। ध्यान दीजिएगा, ओम बिरला की बात करेंगे तो स्पीकर है, ये हो जाएगा स्पीकर। ओम बिरला क्या है? तो स्पीकर है। बाकी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे परंतु अब नहीं है। मोदी जी की बात करेंगे तो पता ही है, प्रधानमंत्री आजकल रील बना रहे हैं, रोज रोज एक तो रील डाल रहे हैं। छात्र क्या होगा, प्रेरित होकर फिर छात्र भी बनाएगा रील, रोज एक तो पोस्ट देखिएगा, आज भी आएगा। ठीक है, मजा आ रहा होगा इंस्टाग्राम चलाने में। चलिए, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन है जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में है। बात तो ठीक है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ना। अब अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत पाकिस्तान के बीच हमारी रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। दक्कन पास उत्तर में दक्षिण अंडमान में स्थित रटलैंड द्वीप और दक्षिण में लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये बात सही है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच पास कौन सा? दक्कन पास। और दक्कन पास किस द्वीप पर है? तो रटलैंड द्वीप पर है। बना लीजिएगा। अगर देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, गलत ढूंढना है, कोई गलत नहीं है। कौन सा? डुरंड रेखा क्यों काट रहे हो? सब सही है। काहे आंदोलन है यार? सही है, सही है, सही है। मतलब बनाइए, क्या चाहते हो? पाकिस्तान अफगानिस्तान लिख दें काट के? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये स्थापित करा गया था। ये बात देखिए अपने आप में सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 101वां संशोधन से, ये कुछ ठीक नहीं है। ध्यान दीजिए, आपको पता है संविधान में संशोधन हुआ था कौन सा? 102वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन हुआ था वर्ष 2018 में। और इसी के तहत ध्यान दीजिएगा ओबीसी आयोग की स्थापना करा गया। ओबीसी आयोग की स्थापना करा गया इसी के तहत, याद रखिएगा। और अगर 101वां संशोधन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या लाया गया था? आपका जीएसटी लाया गया था। 101वें के अंतर्गत जीएसटी को लाया गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल देख पाइएगा, पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? केवल एक सुमेलित है। बनाइए। और हम लोग 90% से ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं ना। लोग 60% कहते हैं, हम लोग 90% से ऊपर। देखिएगा 90 क्वेश्चन से ऊपर स्टेटमेंट होगा, गिन लीजिएगा। 7-8 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, सब स्टेटमेंट है। आगे समझिएगा, देखिए सवाल बनेगा आपसे 100वां संशोधन। सवाल बनेगा आपसे 100वां संशोधन। 100वां संशोधन, हाँ हमें लिखने दीजिए। 101वां संशोधन, 102वां संशोधन, 102वां संशोधन, 103वां संशोधन। देखो यार, यहां से सवाल ना पक्का आता है। मतलब 104वां संशोधन, 105वां संशोधन, 106वां संशोधन। और बढ़ाएं आगे? नहीं बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा 100वां संशोधन, ध्यान दीजिएगा बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण, बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण के लिए था सम्मेलन संशोधन 100वां। और 101वें का संबंध किससे हो जाएगा? जीएसटी से। 102वां का संबंध किससे होगा? ओबीसी आयोग से होगा, ओबीसी आयोग। 103वां का संबंध किससे हो जाएगा? ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण भैया? 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। और 104वां का संबंध किससे हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एससी और एसटी का जो आरक्षण था ना, एससी एसटी आरक्षण को क्या कर दिया? 10 साल बढ़ाया। 10 साल एससी एसटी आरक्षण को बढ़ा दिया। 2020 में खत्म हो रहा था, कब तक कर दिया? 2030 तक। एक काम और करा गया था, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का नाम सुने हैं ना? जो एंग्लो इंडियन समुदाय था, एंग्लो इंडियन, इसकी सदस्यता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आगे 105वां संशोधन में
महाराष्ट्र में ओबीसी, महाराष्ट्र में ओबीसी को लेकर एक संशोधन था, महाराष्ट्र में ओबीसी जाति को लेकर संशोधन था। 106वें को हम कहते हैं नारी बंधन विधेयक। क्या बोलते हैं? नारी बंधन अधिनियम के नाम से जानते हैं, नारी बंधन अधिनियम। इतना ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी है याद रखना आपको। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहां से बन जाते हैं, किसी भी एग्जाम में, एग्जाम कोई हो कम से कम ये तो पूछेगा ही आपसे, क्योंकि ये सभी संशोधन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए थे। 15 यहां से होना शुरू हुआ था और आगे तक जितने भी हैं। आगे दिया है तांबा, जस्ता और निकल मिलाकर निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? क्या बनाएगा जी सब मिलके? तांबा जस्ता निकल मिलेगा तो क्या बनाएगा? जर्मन सिल्वर बनाएगा ना। मिलाइए इसको, बनाइए उत्तर सी। रोल्ड गोल्ड की बात करेंगे तो इसमें तांबा और क्या होता है? तांबा। रोल्ड गोल्ड में तांबा के साथ क्या होता है भैया? पीतल। तांबा के साथ क्या होता है? पीतल होता, सोना नहीं होता है इसमें, यही तो बात है, ध्यान दीजिएगा। रोल्ड गोल्ड देखा है, सब पहनते हैं इतना बड़ा बड़ा ऐसे, रोल्ड गोल्ड, इसी को ना कहते हैं रोल्ड गोल्ड जी। हाँ, डच मेटल की बात करेंगे, इसमें क्या होता है? इसमें तांबा के साथ मिला होता है जस्ता। डच मेटल बनेगा, तांबा और जस्ता मिलाएंगे। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो इसमें लोहा होता है, लोहा के साथ चमक के लिए मिला होगा क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ मिला होगा क्या? निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना होता है स्टेनलेस स्टील। बना लीजिए भैया, तीनों चारों हो गया। फिर तार में क्या होता है? सीसा और टीन। चलिए ठीक है, बढ़िया है। फिर सोल्डर में भी क्या होता है? सीसा और टीन होता है, दोनों में सेम। चलिए ठीक है, इसको बना लीजिएगा। रोल्ड गोल्ड में पीतल और तांबा होता है, डच मेटल में तांबा और जस्ता होता है, स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल कहां होता है? जर्मन सिल्वर में होता है। आगे प्रश्न है, दिया है कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल से होगा, ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से होगा, ठीक है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है, यह भी ठीक है। मतलब सभी कथन क्या है? सही है, बना लीजिएगा। अच्छा, इंद्रधनुष का संबंध किससे होगा? इंद्रधनुषीय क्रांति। टीकाकरण, हमने कहा इंद्रधनुषीय क्रांति। हाँ, अब सही है। इंद्रधनुषीय क्रांति की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सभी क्रांतियों का समूह, सभी क्रांतियों का समूह, सभी क्रांतियों का समूह। इंद्रधनुषीय क्रांति का मतलब हो जाएगा सभी क्रांतियों का समूह। बाकी तो आप बता ही लेंगे। लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मांस से या टमाटर से। ध्यान दीजिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होगा? झींगा मछली उत्पादन से होगा। और नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मछली से होगा, ठीक है। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन या सरसों से हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा से। बना लेंगे नहीं सब? ठीक है, ये सब सबको याद है, लेकिन फिर भी पूछता है। आगे प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। प्रदान किया गया था ना, बात सही है। और इनको प्रदान कहां से किया गया था? कहां से? ध्यान दीजिएगा, कहां से? दुबई से। कहां से? दुबई से प्रदान किया गया था, दुबई से। दुबई से एक सम्मेलन के दौरान इनको पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार विश्व भर के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा स्तर में सुधार के लिए स्थापित गैर लाभकारी संगठन वार्की फाउंडेशन द्वारा संचालित पुरस्कार है, जिसको स्थापित करा गया था 2014 में। बात अपने आप में ठीक है। ठीक मतलब एक और दोनों ठीक है। बनाइए। नवतेज सरना का नाम सुने हैं? सुने हैं सब लोग? अच्छा, नवतेज सरना का नाम आपने सुना होगा। ममता कालिया का भी नाम सुना होगा। ममता कालिया का नाम सुना होगा। ममता कालिया का नाम। कावेद मैदेही का नाम सुना है? सुना है सबने? हाँ, कावेद मैदेही का नाम आपने सुना होगा। और आगे 4th नंबर पर ध्यान दीजिएगा, आपने नाम सुना होगा कावेद मैदेही। आपने नाम सुना होगा, एक तो एक्टर है केरल का एक्टर, जिसको दिया गया था दादा साहब फाल्के। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? मोहनलाल। हाँ, मोहनलाल का नाम आपने सुना होगा। मोहनलाल, ध्यान दीजिएगा, मोहनलाल का नाम आपने सुना होगा। 5वें नंबर पर कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा आपने। कैलाश सत्यार्थी सुना है ना भैया सबने? चलिए ठीक है, बताइए कैलाश सत्यार्थी को कोई पुरस्कार दिया गया है क्या? कौन सा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। मंगेशकर अवार्ड जो था ये दिया गया किसको? तो कैलाश सत्यार्थी को रिसेंटली दिया गया। मोहनलाल को अवार्ड दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया मोहनलाल को। और कावेद मैदेही को दिया गया था स्टॉकहोम जल पुरस्कार। स्टॉकहोम
जल पुरस्कार दिया गया वर्ष 2026। कावेद मैदेही, ममता कालिया को पुरस्कार दिया गया कौन सा? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी दिया गया था किस भाषा में? हिंदी भाषा में। ध्यान दीजिएगा। नवतेज सरना को भी क्या मिला था? साहित्य अकादमी। और भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी। आर वीरामुथु का नाम सुने हैं? आर वीरामुथु। आर वीरामुथु को कोई पुरस्कार मिला है क्या? आर वीरामुथु को अवार्ड कौन सा मिला है? ज्ञानपीठ। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ। कौन से नंबर का? 60वें नंबर का। याद रखिएगा, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसको? आर वीरामुथु को दिया गया। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा फिलहाल तो, बाकी आगे जब भी मिलेगा तो इससे हट के बता देंगे। आगे प्रश्न दिया है कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह डिजिटल ट्विन पहल लागू करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना है? कौन सा? वीओ चिदंबरनार। कौन सा बंदरगाह बना है? वीओ चिदंबरनार डिजिटल ट्विन बंदरगाह बना है। वीओ चिदंबरनार का अन्य नाम अगर पूछेगा, इसका अन्य नाम क्या है? इसी को हम बोलते हैं तूतीकोरिन। क्या बोलेंगे? तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जानते हैं इसको, तूतीकोरिन पोर्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र द्वारा संचालित भारत के कितने बंदरगाह? 3 बंदरगाह। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन संचालित, ग्रीन हाइड्रोजन संचालित पोर्ट की बात करेगा, भारत में कितने पोर्ट हैं? तो भारत से 3 बंदरगाह हैं। क्या इसमें कांडला होगा क्या? कांडला को हम दीनदयाल बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ही कहते हैं किसको? कांडला। एक तो कांडला, दूसरा कौन सा? पारादीप। कौन सा होगा? पारादीप। और तीसरे नंबर पे कौन सा? कौन सा? वीओ चिदंबरनार। चिदंबरनार, वीओ चिदंबरनार पोर्ट। ये ऐसे पोर्ट है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन संचालित पोर्ट हैं। सवाल पूछेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर लगाया गया? तो इन्हीं 3 जगहों पे लगाया गया। भारत के अंदर अभी रिसेंटली एक नया बंदरगाह बना जिसका नाम विजिनझाम है। क्या नाम है? विजिनझाम। सवाल पूछेगा विजिनझाम पोर्ट कहां पर है? तो विजिनझाम पोर्ट हो जाएगा कहां? केरल में। कहां पर? केरल के अंदर। एक बंदरगाह मुंबई के अंदर बना था जिसका नाम क्या था? कोई बताएगा? मुंबई में कौन सा? वाधवान। कौन सा? वाधवान। सवाल बनेगा वाधवान पोर्ट मुंबई के अंदर बना, मतलब कहां का है ये? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है वाधवान पोर्ट। विजिनझाम केरल। और डिजिटल ट्विन पूछेगा तूतीकोरिन। बाकी ग्रीन हाइड्रोजन कांडला, पारादीप और वीओ चिदंबरनार। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है कि आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए दिया है आपका टीडी ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य। जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा है, कितना है? 5925 रुपए प्रति क्विंटल। हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि जूट वगैरह में बिहार का भी एक अपना स्थान होता है, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये बात हो रही है एमएसपी की। एमएसपी की बात हो रही है। एमएसपी, अगर हम एमएसपी की बात करेंगे तो एमएसपी में फसल कुल कितनी होती है? 22 + 1 है ना भैया? यही है ना? 22 + 1। एक मतलब क्या है? ये क्या है? गन्ना है। 22 फसल + 1 गन्ना फसल है। ध्यान दीजिएगा, यानी एमएसपी में कुल फसलें कितनी है? तो 23 एक तरह से मान सकते हैं आप। आगे दिया है कि फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ये तो गलत हो जाएगा यार। सहकारी संघवाद करने वाले ग्रेनविले ऑस्टिन थे। लिखिएगा ग्रेनविले। ये सब याद नहीं किए हैं क्या आप लोग? अरे बहुत जरूरी है, कई बार पूछा है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारत को सहकारी संघवाद कहा था। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स गलत हो जाएगा। आगे केनेथ क्लिंटन वियर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है। भारत को अर्धसंघीय राज्य कहने वाले कौन थे? केसी वियर थे। बहुत बढ़िया, ही तो याद है केसी वियर। और आगे अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में नहीं, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो सर्वप्रथम हुआ था कहां पर? अमेरिका के अंदर। कहां पर भैया? अमेरिका के अंदर हुआ था। आगे ग्रेनविले ऑस्टिन विकास प्रशासन की अवधारणाओं से संबंधित है। तो ढूंढना क्या है? अच्छा ये सही है, केनेथ क्विल्टन। पूरा नाम दे दिया था। बी नंबर कर लीजिएगा, सही है डी। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि विकास प्रशासन की अवधारणाओं से संबंधित है। ये कहने वाले ये गलत हो जाएंगे। एक बार चेक कर लीजिएगा कहा किसने था आखिरकार, मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। फिलहाल इतना बना लीजिएगा आप। आगे प्रश्न दिया है 15 मार्च 2026 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किया था। बात क्या है? सही है। ध्यान दीजिए, जिसमें 4 राज्य और 1 क्या है? यूटी है। 4 राज्य और 1 यूटी। 15 मार्च को घोषणा किया गया। पश्चिम बंगाल में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में हुआ। इसको बना लीजिएगा, हुआ। यह बात भी अपने आप में क्या है? सही है। और चारों राज्य और 1 यूटी में सभी जगह चुनाव सही ढंग से संपन्न हो गए। मतलब कथन दोनों अपने आप में सही है। ध्यान दीजिएगा।
आगे प्रश्न दिया है कि मिलान करिए पंपास घास का मैदान, ये कहां पे है? कहां पर? अर्जेंटीना। डाउन्स कहां है? और कैंटाबरी कहां है? पुस्टाज हंगरी, कैंटाबरी कहां? न्यूजीलैंड। तो देखिए एक का एक, तो सब सही है। बी का हो जाएगा 4, बी का 4 मतलब सही उत्तर क्या है? डी होगा। बना लीजिए। अच्छा ये बताइए प्रेरीज घास का मैदान कहां है? प्रेरीज, प्रेरीज घास का मैदान कहां? उत्तरी अमेरिका में। कहां पर? उत्तरी अमेरिका। प्रेरीज घास का मैदान कहां? उत्तरी अमेरिका। डाउन्स कहां? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा सोला घास का मैदान कहां है? सोला, सोला भारत में है? भारत में। भारत में कहां पर? दक्षिण भारत में। कहां पर? दक्षिण भारत। ये बताइए कि वेल्ड घास का मैदान कहां है? वेल्ड, वेल्ड घास का मैदान कहां? दक्षिण अफ्रीका। चलिए ठीक है। तो ये बताइए सवाना घास का मैदान कहां है? फिर सवाना घास का मैदान कहां? उत्तरी अफ्रीका। कहां पर? उत्तरी अफ्रीका। सवाना घास का मैदान कहां पर? उत्तरी अफ्रीका। ये बताइए स्टेपीज घास का मैदान कहां है? स्टेपीज, स्टेपीज घास का मैदान कहां पर? यूरोप के अंदर है। सभी घास के मैदान को मैंने लिख दिया। बनाइए। हंगरी पुस्टाच ग्रांड चाको पूछेगा कहां है क्या? ओ अच्छा ठीक है, फिलहाल इसको बना लीजिएगा। ठीक उत्तर हो जाएगा डी। आगे प्रश्न है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान देहरादून में है ही नहीं, ये कराईकुड़ी तमिलनाडु के अंदर है। लिख देते हैं तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर है, मतलब ये तो कट जाएगा। आगे केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान कहां है? तो ये धनबाद में है। धनबाद मतलब कहां पे? झारखंड के अंदर है, झारखंड में। और आगे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां है? नागपुर के अंदर। सही है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहां है? तो उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में देहरादून के अंदर है। बना लीजिएगा भैया। ठीक है सी, बाकी तीनों को सुधार लीजिएगा। उत्तर सही था कि गलत लगा दिया था? पता नहीं, अब आप ही लोग जानो। कुछ भी गलत होगा, लेकिन कपास वाला तो मिला ही सकते हो कि नागपुर आसपास है, महाराष्ट्र के इलाके में। आगे है सोना, प्लेटिनम और चांदी और पारा उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट बोल सकते हैं ना, इनको बोल सकते हैं। धातुओं में सबसे अधिक, अरे उत्कृष्ट का मतलब रिएक्ट करते हैं सब। दिया धातुओं में सबसे अधिक लचीला सोना और चांदी है, ये भी ठीक है। सोने की बनती है ना चादरें, प्लेट, वर्क होता है ना मिठाइयों पे सोने का वर्क, लचीला होने के कारण ही होता है। दिया है कि कार्बोटाइड का रासायनिक नाम पोटेशियल यूरेनिल वेनेटेट है, ये बात भी अपने आप में देखो सही है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस भी कहा गया है, ये भी ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो सभी क्या है? सही है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। बनाइए। बताइए धावन सोडा किसको कहा गया? धावन सोडा कार्बोनेट, तो खाने वाला सोडा बाई कार्बोनेट, क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। निम्नलिखित देशों को उनकी सीमा की लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए भारत का हिस्सा रहा आपका, ये रहा आपका भारत का भाग, यहां से रहा आपका भारत। अगर हम इनमें बात करेंगे भैया ध्यान दीजिएगा, यहां से लगता है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान की बाउंड्री कितना लगती है? 3323 किलोमीटर। यहां पर लगा आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बाउंड्री कितना है? 106 किलोमीटर। और यहां पे लगा आपका चीन, चीन की बाउंड्री कितना है? 3400 कितना? 88 किलोमीटर। यहां से लगा आपका नेपाल, नेपाल की बाउंड्री कितना है? 1700 कितना? यहां से लगा आपका भूटान, भूटान की सीमा कितना? 600 कितना? 99। यहां से क्या लगा आपका? म्यांमार, म्यांमार की सीमा कितना? 1600 कितना? 43। और यहां पर लगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा कितनी है भैया? जो बांग्लादेश की सीमा कितना है? 4096 किलोमीटर। तो दिया क्या था आपका? बड़े से छोटे के क्रम में जाना था। क्या दिया है? सीमा को लंबाई के आधार पर आरोही, आरोही मतलब क्या है? छोटे से बड़ा ना, छोटे से बड़ा। तो देखिए क्या होना चाहिए? 3 तो बड़ा है बाकी से, नेपाल नेपाल हो सकता है, नेपाल के बाद चीन की काफी ज्यादा सीमा है तो पाकिस्तान होगा। बनाइए। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे बड़ी सीमा किसकी है? बांग्लादेश, सबसे पीछे होगा वो। आगे प्रश्न है, देख लीजिए इधर ये वाला, इधर देखिए। आतिशबाजी के दौरान उत्पन्न चमकीला रंग स्ट्रोंसियम के कारण होता है, बात सही है। और हरा रंग का कारण क्या है? बेरियम है। दिया है सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है, बात सही है। सिलिकॉन का एक उत्पाद होता है सिलेनियम धातु, जिसका उपयोग
सोलर सेल में करा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मतलब तीनों कथन अपने आप में सही है, लगा लीजिए। लाल रंग जो होता है पटाखे से निकलने वाला स्ट्रांसियम, और हरा रंग किससे होता है? बेरियम के कारण होता है। आगे दिया आपका खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है, बात देखो सही है। बर्निहाल दर्रा कहां है? पीर पंजाल। जोजिला दर्रा कहां है? जास्कर। कहां पर? जास्कर में है। जोजिला दर्रा हो जाएगा जास्कर। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कथन तीनों सही है। बनाइए, इसको बना लीजिएगा। ये बताइए जरा कि इसमें से अगर हम दर्रों की बात करें, जोजिला दर्रा है कहां पर? जम्मू कश्मीर। बर्निहाल कहां? और खारदुंगला कहां? जम्मू कश्मीर। सर कहां है? लद्दाख श्रेणी, हां लद्दाख में। और सवाल बनेगा पीर पंजाल कहां है? जम्मू। काराकोरम कहां है? लद्दाख। कहां पर? लद्दाख। लद्दाख, काराकोरम और खारदुंगला ये दोनों कहां पर? लद्दाख। अच्छा ये बताइए सेनकुट्टा दर्रा कहां है? सेनकुट्टा दक्षिण भारत। कहां पर? दक्षिण भारत। ये बताइए भारत का सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा? अघिल दर्रा। अघिल है, अघिल। कौन सा? अघिल। और सबसे दक्षिणी कौन सा? सेनकुट्टा। सबसे दक्षिणी कौन सा? अच्छा वो जो पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट है, अगर उसको हमें ऊपर से नीचे लाना होगा तब पहले कौन सा पड़ेगा? पहले कौन सा? थाल घाट। पाल घाट पड़ेगा। यही तो गलत है यार। पहले थाल घाट, उसके बाद पाल घाट, उसके बाद भोर घाट। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट लिख देते हैं। सबसे पहले क्या पड़ेगा? थाल, उसके बाद पाल घाट, उसके बाद, अच्छा एक सेकेंड, थाल घाट के बाद कौन सा? भोर घाट के बाद पाल घाट। ये इसका क्रम है। इसके नीचे सेनकुट्टा है, हालांकि उसको हम पढ़ते नहीं हैं अभी, फिलहाल देख लीजिएगा। हाँ, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को करने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर रखने के पश्चात केंद्र पर रुक जाती है, गेंद रोकने के लिए धीमी। क्या लिया है ये सब? अच्छा ठीक है, रुकिए पढ़ते हैं। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को फेंकने पर समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात केंद्र पर रुक जाती है, गेंद रोकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि इसका समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा सुनिए ना, दरअसल ना देखिए वो गेंद क्या कर रहा है? रोक रहा है ना। गेंदबाज को गेंद रोकने पर समतल जमीन पर पहले लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात केंद्र पर रुकती है। ठीक है, गेंद रोकने की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, और धीमी इसलिए होती है क्योंकि कार्य दिशा के विपरीत हो रहा है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है। दिशा, गेंद की गति की दिशा में एक बल कार्य कर रहा होता है, विपरीत होगा। सुने, हल्ला नहीं करिए, यानी बाल को कैच करने के संबंध में बात हो रही। कैच ही कर रहा है ना, हिट कर रहा है। अच्छा फेंक रहा है। अच्छा फेंकता है तो जमीन पे गेंद लुढ़क रही है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है। ओ तो इस पर तो क्या लग रहा है? बल लग रहा है। हाँ तो ये होगा, गेंद होगा ना। कहां दिया है? गेंद। गेंद रुक जाती है, गेंद 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 रुक जाती है। हाँ बस बस यही कंफ्यूज कर रहा है, बना लीजिएगा। और धड़कने की जगह पे ना ये लुढ़कने होगा। कहां दिया है? लुढ़कने। टाइपिंग एरर हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान नहीं जाता है। इसको बना लीजिएगा ना। फिलहाल ध्यान दीजिए आगे दिया। अच्छा एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो गेंद की दिशा में बल लगाने का प्रयास करता है, जिस दिशा की ओर गेंद जा रही है। न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है? दूसरा काम करता है उसमें, ठीक है। आगे 11 मार्च 2026 को दूसरा वार्षिक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया गया। फिजिकल हेल्थ को हम राजकोषीय सूचकांक कह सकते हैं क्या? इसको हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कह सकते हैं। फिजिकल हेल्थ को हम राजकोषीय स्वास्थ्य का नाम दे सकते हैं, हिंदी में राजकोषीय स्वास्थ्य कह सकते हैं, हिंदी नाम इसका राजकोषीय स्वास्थ्य होगा। और इस फिजिकल इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद दूसरा टॉप पर कौन है? गोवा। गोवा के बाद तीसरा टॉप पे कौन है? झारखंड है। कौन है? झारखंड। ये अभी का डेटा है भैया, मतलब ये डेटा आपका 2026 का है। ये सवाल आए तो इसको बना लीजिएगा। आगे यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नहीं है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला आयोग कौन सा है? नीति आयोग की रिपोर्ट है। और आपसे हम बता दें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष
अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष तो कौन है? अशोक लाहिड़ी। कौन है? अशोक लाहिड़ी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? कौन बने हैं? एस प्रभु कौन? अनुराग जैन बने हैं, लिखिएगा। इसके सीईओ बने हैं कौन? अनुराग जैन। अनुराग जैन इसके सीईओ बने। इससे पहले निधि छिब्बर थी, नाम बदल लीजिएगा। अनुराग जैन इसके सीईओ बनाएंगे नीति आयोग के। आगे प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 5 सौर गांवों को समर्पित करने के लिए प्राकृतिक कृषि गांवों के रूप में घोषणा करने की योजना बनाई है? तो गुजरात ने। गुजरात ने अपने गांवों को संरक्षित करने के लिए कृषि ग्राम योजना बनाई है। आगे प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात सही है, ध्यान दीजिएगा। दिया है समंदर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग होता है। दिया है स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। सही है ना? ध्यान दीजिएगा। मतलब तीनों कथन क्या है? ठीक है। आगे देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, मुंबई या हैदराबाद? उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली में किया गया। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह करा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। सही है ना? दिया है बॉल पेन गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर काम करती है। अरे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं हुआ तो बॉल पेन चलेगी? नहीं चलेगी। सर्दियों में पेंडुलम घड़ी तेज चलती है। तेज चलेगी क्या? पेंडुलम उसका क्या होता है? सिकुड़ जाता है, इसीलिए आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। तो घड़ी की मात्रा क्या होगी? तो तेज होगी। दूध को मथने पर मलाई निकलना अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री नहीं है, क्या है? अपकेंद्री है। क्या है? अपकेंद्री। कभी दूध के संबंध में बात आए तो हम क्रीम जब ऐसे निकालते हैं तो क्रीम कहां आती है? ऊपर। कहां आती है? ऊपर। ऊपर मतलब क्या है? अप। अप मतलब क्या हो जाएगा? अपकेंद्री होगा। यानी 4 नंबर आपका कट जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। आगे प्रश्न दिया है कि फ्रीडम शील्ड 2026 भारत और, ये गलत है भाई, भारत और दक्षिण कोरिया नहीं होगा, बल्कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका। किसके बीच है? दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच का अभ्यास है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का अभ्यास। इस अभ्यास का आयोजन 9 से 19 मार्च 2026 के मध्य दक्षिण कोरिया में किया गया। दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। उत्तर केवल 2 सही है। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। बात सही है क्या? ठीक है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। बताए थे ना अभी, 13 में तो बरकरार रखा था, लेकिन 33 में समाप्त कर दिया। 33 के चार्टर द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तीनों कथन क्या है? सही है। कौन सा गलत है? कोई नहीं। आगे प्रश्न है, विशेष बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन होगा? देखिए, संविधान में संशोधन करना है तो बहुमत कैसा चाहिए? विशेष चाहिए। मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो बहुमत कैसा चाहिए होगा? विशेष बहुमत चाहिए होगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या हो जाएगा? 2/3। विशेष बहुमत का मतलब क्या होगा? 2/3। और डीपीएसपी में भी संशोधन करना होगा तो बहुमत कैसा चाहिए होगा? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या होगा? 2/3 होगा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में संशोधन करने के लिए बहुमत कैसा होता है? 2/3। इसको हम क्या नाम देते हैं? विशेष बहुमत का। और आगे अनुसूची 5 में संशोधन करना हो तो बहुमत कैसा होता है? साधारण होता है। कैसा होता है? साधारण। निर्वाचन का परिसीमन करना है तो भी बहुमत कैसा होता है? साधारण। इन दोनों में विशेष, दो में साधारण। पूछा क्या है आपसे? विशेष। विशेष पूछा है ना? कहां दिया है? अच्छा, विशेष है। 1 और 2 होगा सही। ये बताइए, राज्य का नाम सीमा परिवर्तन करना है तो बहुमत साधारण की विशेष। किस जिले के सिलाऊ खाजा को जीआई टैग मिला? सिलाऊ खाजा कहां? नालंदा। और जीआई टैग कब मिला? 2018 में मिला इसको। सिलाऊ खाजा नालंदा। सिक्की घास को जीआई टैग मिला सीतामढ़ी। कहां पर? जर्दालू आम को जीआई टैग मिला कहां? भागलपुर में। कहां पर? भागलपुर। ध्यान दीजिएगा, सिक्की घास पूछेगा सीतामढ़ी, जर्दालू आम पूछेगा, बना लेंगे, ठीक है। और एक पूछेगा आपसे, मिर्चा चावल करके था ना, जीआई टैग कहां पर? पश्चिमी चंपारण। दिया है, रेटिना छवि का निर्माण करती है। चित्र हमने बताया था ना, कहां बनता है? रेटिना पर बनेगा ना। प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है? कॉर्निया। प्रकाश की मात्रा को आंखों में नियंत्रित कौन करेगा? कॉर्निया। ध्यान दीजिए, कम रोशनी स्टार पर दृष्टि ये कौन करता है? तो छड़ी करती है। और रंग दृष्टि कहां दिखती है? शंकु में दिखती है। बना लीजिएगा। यानी सही उत्तर क्या है? सब सही है फिर तो। मतलब उत्तर क्या है? बी हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है,
कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876 में कलकत्ता में डॉक्टर महन लाल सरकार ने किया था। देखो ये सही है, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन नया है। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत कर दिया। सही है ना, ठगी प्रथा का अंत किया था कौन? विलियम बेंटिक। और 1829 में इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किस प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया। आगे, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में सबसे अधिक पूंजी को निवेश किया था। किया था ना, किया था। रेल, बैंक, बीमा आदि का विकास किया था। मतलब कथन तीनों क्या है? सही है। उपरोक्त सभी सही है। आगे प्रश्न है कि जुलाई 1937 में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में अपना मंत्रिमंडल बनाया था? भाई मंत्रिमंडल कांग्रेस का उसी प्रांत में होगा जहां पर इसको पूर्ण बहुमत मिला होगा। क्या बात तो सही है ना? ठीक है, तो अपना मंत्रिमंडल जहां से कांग्रेस जीतेगी वहीं बनाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, चुनाव जो था ना, उस समय जब चुनाव घोषित हुआ तो कितने प्रांत में चुनाव हुए थे? 11। कितने में? 11। जिन चुनाव 11 प्रांतों में कांग्रेस कितने प्रांत में चुनाव जीता था? कांग्रेस कितने में जीता? 8, जिसमें इसने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। पूर्ण बहुमत कितने में? 5 में। कितने में? 5। और 3 में 3 जो प्रांत थे इसमें क्या था? गठबंधन था। क्या था? गठबंधन की सरकार थी। आगे, बाकी 8 में से जो 11 में से जो 3 प्रांत थे उस पर कौन जीता था? मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया था। ध्यान दीजिएगा, आसाम, उत्तर पश्चिमी प्रांत, बंगाल और पंजाब। आसाम में तो सरकार थी कांग्रेस की, गोपीनाथ बारदोलाई के नेतृत्व में। उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी सरकार थी इनकी। ध्यान दीजिएगा, पंजाब में थी? नहीं। बंगाल में थी? नहीं थी। तो अपना मंत्रिमंडल इन्होंने कहां बनाया था? 1 और 2, आसाम और कहां पर? उत्तर पश्चिमी प्रांत में बनाया था। ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने और कहां कहां चुनाव जीता? तो मद्रास में जीता था। मद्रास में जीता था। बिहार में जीता था। बिहार प्रांत में जीता था। और संयुक्त प्रांत में जीता था। संयुक्त प्रांत जीता था ना। मध्य प्रांत में चुनाव जीता था, एकदम जीता था। आगे देखिए, प्रश्न है कि सल्फर आयोडाइड अम्लीय वर्षा का कारण है। ये तो गलत है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? सल्फर ऑक्साइड है। क्या है? सल्फर ऑक्साइड है, न कि आयोडाइड है। देखो, थोड़ा सा माइनर केवल एरर देकर पूछ दिया है। नियोप्रीन क्या है? संश्लेषित रबर को बनाने में उपयोग होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता से रोग होता है, इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। बात तो सही है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुआ था। मतलब देखा जाए क्या पूछा है, सही विकल्प का चयन करिए। 2, 3 और 4 होगा। केवल 2, 3 और 4 आपका सही विकल्प है। आगे प्रश्न है, दिया है आदि पर्व कहां मनाते हैं? छत्तीसगढ़। मतलब कहां? रायपुर के अंदर। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर आदि पर्व मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, रायपुर, छत्तीसगढ़। और सवाल यहीं से पूछेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर एक खेल का आयोजन करा गया था, जनजाति खेल। याद है ना भैया? जनजाति खेलों का आयोजन इस बार कहां करा गया था? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की कितने शहरों में? 3 शहर में। और जनजाति खेलों में टॉप पर कौन रहा? कर्नाटक रहा था, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, सूची व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम दिया है, बताइए जरा तो मुझे। व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम दिया है। हाइड्रोलिथ का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रेट है ना? कैल्शियम हाइड्रेट होगा, यानी ए का हो जाएगा 1। ए का होगा 1, यानी उत्तर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। सी और डी की संभावना है नहीं। आगे बढ़िएगा, लिजार्थ के बारे में दिया। लिजार्थ एक प्रकार का लेड ऑक्साइड है। क्या है? लेड ऑक्साइड है, बना लीजिएगा। मतलब बी का हो जाएगा 4, यही उत्तर सही है। फिर लूनर कास्टिक की बात करेंगे, इसका संबंध हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट से। चाइना व्हाइट का संबंध किससे हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। था नहीं चाइना व्हाइट? याद करिए, इससे पहले था ना, कुछ दिन पहले पूछा हुआ था कि चाइना व्हाइट किससे बनता है, या चीनी सफेद किससे बनती है? तो क्या बताएंगे? जिंक ऑक्साइड। किससे बनेगी? जिंक ऑक्साइड से, मैंने बताया था। आगे प्रश्न दिया है कि सल्फर पौधे में प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक होता है। प्लांट के अंदर जो प्रोटीन, तेल वगैरह देख पाते हैं वो कौन देता है? सल्फर देता है। आयरन पौधे में श्वसन और क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। बात क्या है? सही है। मेलिब्डेनम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ये बात भी क्या है? सही है। कोबाल्ट पौधों में B12 के निर्माण में सहायक। सब सही है, बनाइए और इसको अच्छे से याद करना। आज का पेपर बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा अच्छे से सब। अन्नाईमुड़ी कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा हमने पढ़ा था क्या? नहीं। अन्नाईमुड़ी कहां है? केरल में है। मुख्यतः कहां है? केरल। केरल की ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी। मुल्लयानगिरी कहां की ऊंची चोटी है? तो कर्नाटक की है। तो भैया ये दोनों तो आपस में गलत हो गए दोनों। आगे, दुद्दा बेट्टा तमिलनाडु की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये तो ठीक है। दिया है आपका आमतोस।
आमसोत पीक उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये भी सही है, शिवालिक पर है ये। 3 और 4 सही उत्तर कौन सा? केवल 3 और 4 है। बताइए आगे दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। संथाल विद्रोह 1844 से 1848 सही है तो गलत है, तो सही क्या है? 1855 से 1855 ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ। पाबना विद्रोह 73 से 76, ही तो ठीक लग रहा है मुझे, तब यही सही है फिर। ध्यान दीजिएगा सूरत विद्रोह की बात करेंगे 1800 क्या है 44 के आसपास है, 1844 के अप्रोक्सीमेटली है सूरत विद्रोह। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे 1899 से 1900 के आसपास है अराउंड। डेट सुधार लीजिएगा ना, डेट सुधारते हुए उत्तर बना लीजिएगा बी। आगे प्रश्न है दिया राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई, ये कहां का है भैया? आंध्र प्रदेश का है। ध्यान दीजिए आंध्र प्रदेश में गांजा की खेती होती है ना, गांजा की खेती को रोकने के लिए, गांजा की खेती रोकने के लिए सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या था? परिवर्तन। क्या नाम था? परिवर्तन पोर्टल की शुरुआत करा था आंध्र प्रदेश की सरकार ने गांजा खेती को रोकने के लिए। आगे प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करिए। पंपास कहां का है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना मतलब क्या है यार? दक्षिण अमेरिका है ना, अफ्रीका लिखा है। अच्छा ठीक है छोड़ो जरा। डाउन्स कहां का है? ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहां का? ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड कहां का? दक्षिण अफ्रीका। तो अब इसमें अगर देख पाओगे बी का क्या हो जाएगा? 4। बी का हो जाएगा 4, ये दोनों तो कट जाएगा। उसके बाद सी का हो जाएगा 2, यानी उत्तर क्या है? बी है। यानी ए का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 1। बनाइए। अर्जेंटीना के पास में ये पड़ता है पराग्वे उरुग्वे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ग्रान चाको की बात करेगा ना, ग्रान चाको खाली पराग्वे में नहीं है, ये पराग्वे में है। और कहां है? तो चिल्ली में है। और कहां है? बोलीविया में है। कहां पर? पता नहीं, सब देश सुने हैं कि नहीं आप लोग? पराग्वे, चिली और बोलीविया। पराग्वे, चिली और बोलीविया के अंदर ये सभी देश ग्रान चाको घास का मैदान आता है इन तीनों देशों में। बन जाएगा। 16 घास का मैदान कहां है? भारत में है। चलिए ठीक है, उत्तर लगाए हैं, उत्तर लगा लीजिएगा बी। आगे प्रश्न है अग्र मस्तिष्क में सेरेबिलम, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस सब होता है। याद करिए दिमाग वाला चित्र बनाए थे, हाइपोथैलेमस था, थैलेमस था, पिनियल था, पिट्यूटरी था ना सब। अरे ऐसा देखा होगा ना आपने, हमने आपको फिगर बना के दिखाया था, ये हो गया आपका मिड ब्रेन, बीच वाला दिमाग, समझ रहे हो? इस मिड ब्रेन के नीचे आएंगे तो मिलेगा पोन्स, पोन्स के नीचे क्या है? मेंडुला। इस पोन्स और मेडुला से जुड़ा हुआ कौन है? अनुमस्तिष्क है। ठीक है, अब ये जो आगे की तरफ आपको दिख रहा है सामने, ये क्या है? अग्र मस्तिष्क है। देखो हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा दिमाग अग्र हो गया, बीच में मध्य हो गया, पीछे आपका हो गया पश्च दिमाग। इसको हम बोलते हैं अग्र, इसको हम बोलेंगे अग्र। ये वाला हिस्सा क्या होता है? मध्य भाग है। ये कौन सा हिस्सा है? तो ये पश्च का हिस्सा है, पश्च। ठीक है, और इसी से हमने बताया था जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब याद आया? हमारे रीढ़ की हड्डी किससे जुड़ी होती है? मध्य मस्तिष्क। किससे जुड़ा होगा? मध्य से। देखिए मध्य से जुड़ा है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी किससे जुड़ी है? मध्य मस्तिष्क से। अब देखो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ये सब कहां होता है? अग्र में होता है। अब ध्यान दीजिएगा पोन्स, 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 मेंडुला, मेंडुला, और यहां पर सेरेबेलम, सेरेबेलम, ये सब कहां पे होगा? पश्च में। और यहां पर क्या होता है? सेरेब्रम होगा। क्या होगा? सेरेब्रम। ये तो हम बताए हैं 2 बार आप लोग को। आओ जरा क्वेश्चन पे, देखिए दिया है अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम होता है। होता है क्या? एक बार देखिए ना, अग्र में सेरेब्रम है। उसके बाद दिया है थैलेमस, हाइपोथैलेमस भी होता है। देखिए है ना, थैलेमस भी है और हाइपोथैलेमस भी, मतलब बात क्या है? सही है। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और थैलेमस, हाइपोथैलेमस पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच होता है। बात तो सही है, देख लो पश्च मस्तिष्क की पोन्स के बीच ही सब है ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब कह सकते हैं ये बात क्या है? सही है, ये बात अपने आप में सही है। पश्च मस्तिष्क में पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला होता है ना। देखिए एक बार फिगर में, पश्च मस्तिष्क में है ना ये सब, पोन्स है, मेडुला है और सेरेबेलम है। मतलब ये बात क्या है? सही है, सभी सही है फिर तो। बनाइए, देखिए केवल फिगर से क्वेश्चन है, इससे इसको ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये रहा और ये रहा। यहां से आगे प्रश्न है पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से निकलती है। बात देखो सही है,
और पुनपुन नदी बहती कहां है? बिहार में। फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बात सही है ना? और फल्गु नदी के तट पे बसा हुआ शहर कौन सा है? गया। कर्मनाशा नदी विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिलती है, बात सही है? गंगा की सहायक है क्या कर्मनाशा? हाँ। कमला नदी नेपाल में स्थित हिमालय के महान श्रेणी से निकलती है, ये भी क्या है? सही है। और ये चारों नदियां बहती कहां पे हैं? बिहार में। बिहार में इनका प्रवाह सबसे ज्यादा है, मतलब चारों कथन अपने आप में सही। अब दिमाग मत लगाओ, सब सही है। आगे, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले कौन है? सैयद अता हसनैन। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बना लीजिएगा। फिलहाल आजादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? जयराम दौलत राम। कौन बने थे? जयराम। आजादी के बाद पहले जयराम दौलत राम और अभी सैयद अता हसनैन। दिया है विद्युत क्षेत्र तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर, इसकी यूनिट है ना यूनिट? प्रत्यास्था गुणांक की यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ओम। ये गलत हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेगा तो ओम प्रति मीटर नहीं, खाली ओम मीटर होता है। ओम मीटर, ओम मीटर होगा, ओम मीटर। मीटर, अरे ओम मीटर कहने का मतलब बीच में गुणा है, प्रति कहेंगे तो बीच में क्या है? भाग है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। विद्युत दिया है द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें भी क्या होता है? कुलाम्ब मीटर होता है, कुलाम्ब मीटर होता है, न कि प्रति मीटर होता है। इसका अंतर समझना जरा आप लोग। यानी सही उत्तर क्या है? 2 है, 1 और 2, 1 और 2 सही है केवल। बनाइए। 3 और 4 अपने आप में गलत हो जाएगा क्योंकि सुधार नहीं है इसमें, कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, दिया है जनसंख्या के पिरामिड में आयु वर्ग को सामान्यतः आश्रित कहा गया है, किसको आश्रित कहेंगे? 0 से 6 वाला आश्रित है कि 0 से 8 वाला? 0 से 12 कि 0 से 14? 0 से 14। और कार्यशील जनसंख्या हम किसको कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या हम किसको कहेंगे? 15 से कहां? 59, 15 से 59। और ध्यान दीजिएगा, आश्रित बुजुर्ग किसको कहते हैं? आश्रित बुजुर्ग नहीं, नहीं गलत बात है। आश्रित बुजुर्ग कहेंगे 65 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर। अगर कोई 65 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो उसको हम आश्रित बुजुर्ग कहेंगे। और 0 से 14 को हम आश्रित बच्चा कहते हैं, माता पिता पे आश्रित होता है 14 साल का बच्चा, मुझे तो नहीं लगता है। आगे, विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते, बात सही है क्या? जल में घुलनशील कौन सा है? बीसी है। और वसा में कौन? ए, डी, ई और के होगा। क्लियर है ना इतना? मानव शरीर में विटामिन के लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन देता है, ये बात गलत है भैया। विटामिन के का काम केवल क्या करना है? थक्का जमाना है। क्या करना है? थक्का जमाना है। लाल रक्त कोशिकाओं को परिपक्व बनाने में सहायक कौन सा है? विटामिन B12 है। कौन सा? विटामिन B12 कोशिकाओं को परिपक्व बनाती है, कैंसर होने से बचाती है। तुलसी के पौधा एक बीजपत्री और शाकी तथा औषधि पौधा है, ये बात सही है। क्या पूछा है हमसे? गलत पूछा है, बी गलत है। बनाइए भाई। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तत्वों को पृथ्वी और उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या है? कब ज्यादा से कम, ज्यादा से कहां जाना है? कम में। अच्छा, हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के बाद क्या है? आयरन यानी लोहा। उसके बाद क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। उसके बाद क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। उसके बाद क्या है? सोडियम। सोडियम के बाद हो जाएगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। और भी आगे बढ़ेंगे? नहीं, इतना याद हो जाएगा। हमारी पृथ्वी में तत्वों का क्रम क्या है? ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा। अब इस हिसाब से उत्तर ढूंढ पाएंगे क्या हम लोग? नहीं ढूंढ पाएंगे। सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम, और कहीं दिया है सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम? नहीं है ना। मैग्नीशियम के बाद सिलिकॉन तो होगा नहीं, यहां पे भी नहीं होगा। सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम, बीच में सल्फर निकेल दिख रहा है कहीं? नहीं ना, तो ये भी नहीं। यानी सही उत्तर क्या है? डी सही है। बनाइए। देखिए, मुझे ये नहीं पता था सल्फर निकेल की स्थिति क्या है, लेकिन मुझे इतना पता था, मैंने लगा दिया। आगे प्रश्न है, अच्छा ये बताओ, पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है? तत्व कौन सा? हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर कौन सा?
ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन है। अच्छा, पृथ्वी के अंदर भी कौन सा है? ऑक्सीजन है। ब्रह्मांड में कौन सा? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में कौन सा? सर्वाधिक तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। अच्छा, मानव शरीर में सबसे अधिक क्या है? हम लोग के शरीर में भी क्या है? ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा ही याद रहे आपको, ठीक है। आगे प्रश्न दिया है 13 मार्च 2026 को योग महोत्सव का आयोजन किया गया। योग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली, देहरादून, वाराणसी या इंदौर? योग महोत्सव 2026 का आयोजन 13 मार्च में योग महोत्सव मनाया गया था। तो ये आयोजन कहां करा गया था? ये दिल्ली में करा गया था, ध्यान दीजिएगा। क्या चीज? अच्छा, आप लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो? ओ, हमें लगा वहां कुछ दिक्कत हो गई है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मानक मध्याह्न का मतलब क्या है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना भैया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसको हम मानक समय रेखा कहते हैं। और ये मानक समय रेखा गुजरती यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और कहां से? छत्तीसगढ़ से। कहां से? हाँ, यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से गुजरती। यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीस, क्रम से लिख दें क्या? ठीक है, याद करने के लिए देखिए आसान है। यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। किसी पूर्वोत्तर राज्य से गुजर रही है? नहीं। यानी उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। बनाइए। आगे प्रश्न है, देखिए प्रश्न दिया है, इसका उत्तर बना लीजिएगा। इसका आयोजन किसके द्वारा करा गया? आयोजन करा गया आयुष मंत्रालय। हाँ, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय, और आयुष मंत्रालय का निर्माण कब हुआ था? वर्ष 2014 में हुआ था। इतना देख लीजिएगा फिलहाल। आगे प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक गायब हो जाए, ग्रेविटेशन हमने हटा दिया, ग्रेविटेशन हमने क्या किया? हटा दिया, तो क्या ये पेन गिरेगी नीचे? नहीं गिरेगी। इसका भार क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन क्या जो स्थान घेर रही है इसमें भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। यानी द्रव्यमान क्या होगा? भार शून्य होगा, परंतु द्रव्यमान वही रहे। वस्तु का भार शून्य होगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। बनाइए। ग्रेविटेशन अगर हटा दें तो वस्तु जमीन पर गिरेगी? नहीं गिरेगी। आगे, निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन के संबंध में सही विकल्प का चयन करिए। अच्छा, कागज जलेगा तो परिवर्तन कैसा है? रासायनिक है, होगा ना? ध्यान दीजिएगा। देखिए, कभी भी अगर जलना शब्द आए और उस अवस्था से पुनः वापस न जा पाए तो परिवर्तन कैसा है? रासायनिक। अगर कभी हम अवस्था परिवर्तन करके पीछे जा पाए तो परिवर्तन कैसा है? भौतिक है। भोजन का पकना, क्या फिर से सब्जी को पकाने के बाद हरी सब्जी आ सकती है क्या दोबारा से? वही नहीं ना। परिवर्तन कैसा है? रासायनिक है। दिया है कोयले का जलना, कोयला जलेगा तो दोबारा से कोयला तो मिलेगा नहीं, जल के राख होगा, मतलब परिवर्तन कैसा है? पानी का भाप बदलना, भाप को फिर से पानी बदल सकते हैं। यानी अवस्था परिवर्तन होने के बाद वापस आ पाए तो परिवर्तन कैसा है? भौतिक है। भले गैस का आदान प्रदान हो रहा है, H2O उड़ रहा है, ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, लेकिन फिर भी हम रासायनिक परिवर्तन नहीं देते क्योंकि इस अवस्था में हम पुनः वापस लौट पाते हैं। इसलिए परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। मतलब बना लीजिएगा, सही उत्तर कौन सा है? 1, 2 और 3 सही होगा। अच्छा, ये बताइए, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, हाँ या ना? हाँ, हमने ये कहा कि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। अच्छा, उत्क्रमणीय होगा कौन? रासायनिक या भौतिक? कौन सा होगा? भौतिक होगा। क्यों भैया, बात सही है ना? ठीक है, उत्क्रमणीय होते हैं ना भौतिक परिवर्तन। उत्क्रमणीय का मतलब जाकर पुनः वापस लौट पाए। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, हाँ ना? अगर अनुत्क्रमणीय पूछेगा, अनुत्क्रमणीय, तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे, कौन से होते हैं? तो ये रासायनिक होते हैं, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वाइमर त्रिभुज के अंतर्गत आता है? देखिए, जर्मनी आएगा। वाइमर गणराज्य आपने सुना होगा, वाइमर जर्मनी को ही कहते हैं। इसमें पोलैंड आएगा, इसमें फ्रांस आएगा, लेकिन कौन नहीं आएगा? स्पेन नहीं आएगा भैया, मतलब स्पेन नहीं आएगा, ये अलग हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार सिविल न्याय विधेयक, बिहार सिविल के लिए एक विधेयक लाया गया था,
जिसको कहा गया बंगाल आगरा आसाम सिविल न्यायाधिकरण। बना लीजिएगा, बनाइए। तो टाइम का थोड़ा सा इशू हो जा रहा है क्या, मुझे पहले आना पड़ेगा। दिया है आयुध निर्माण दिवस। दिया है आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है। आयुध निर्माण का मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या है। ऑर्डिनेंट फैक्ट्री, ऑर्डिनेंट फैक्ट्री का नाम सुने हैं, जहां पर बम गोला बारूद ये सब बने, उसी को हम आयुध निर्माण कहते हैं। ऑर्डिनेंट फैक्ट्री दिवस, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डिनेंट फैक्ट्री दिवस। ये कब मनाते हैं भैया, 18 तारीख को ना, 18 मार्च को मनाते हैं। बना लीजिएगा। जल दिवस कब मनाते हैं यार, बताओ ना, 22 मार्च को। लैंगिक असमानता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। बात सही है। लैंगिक अंतराल या असमानता सूचकांक जो है, इसको जारी करता है यूएनडीपी। सही है क्या, विश्व आर्थिक मंच ई जारी करेगा, ई जारी करता है। और इसमें भारत का स्थान क्या है, 131वां है। विश्व राज्य वन रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये तो लगभग सही होना चाहिए। आगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। वन्यजीव अपराध रिपोर्ट इंटरपोल द्वारा जारी किया जाएगा। वन्यजीवों का अपराध है तो इंटरपोल जारी करेगा, इसको इंटरपोल जारी करेगा, इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वन्यजीव अपराध रिपोर्ट इंटरपोल, इसको ना एक बार चेक करना होगा। बाकी ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर बना लीजिएगा 2, 3 और 4। इस पे थोड़ा मुझे डाउट है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, उत्तर सी बना लीजिए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को उनके वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में लगाइए। अच्छा, खानवा कब हुआ था, 1527। ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529। चौसा का वार कब, 39। कन्नौज का वार 1500। तो कौन सा उत्तर होगा, 27, 29, यही होगा, यही क्रम से है, याद रखिएगा। सिकंदर ने आक्रमण कब किया था, 27 में किया ही नहीं था। सिकंदर का भारत पे आक्रमण 326। कब, 300। पूरा युद्ध आक्रमण याद कर लीजिएगा। दिया है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किया गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बाद में नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ये बात अपने आप में क्या है, सही है। दिया है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का अध्यक्ष सहजानंद को बनाया गया, परंतु इसके महासचिव थे, कौन थे, एनजी रंगा थे। कौन थे, एनजी रंगा को इसका महासचिव चुना गया, न कि जयप्रकाश नारायण को। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। सही उत्तर कौन सा, 1 और 2 है। रिजल्ट हम चेक करेंगे अभी किसका कितना आ रहा है कल वाले में। अरोरा और उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में होते हैं। देखिए, अरोरा और जो उपग्रह होते हैं ना, ये कहां पर होते हैं, ये ताप मंडल में। कहां पर होते हैं, ताप मंडल में होते हैं। ये समताप मंडल का ऊपरी परत है, ये मध्य मंडल का ऊपरी परत है। ये जो ताप मंडल होता है ना, ताप मंडल, ये जो ताप मंडल है ना, मध्य मंडल जानते हो आप, मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर, मध्य मंडल के ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं ताप मंडल। और इसी ताप मंडल में अरोरा और उपग्रह संबंधी घटनाएं होती हैं। मतलब सही उत्तर क्या है, तो सी है। बना लीजिएगा इसको, इसके बारे में जानिए, सीखिए, क्वेश्चन नया है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। मादा एनोफिलीज से मलेरिया फैलता है। बात सही है क्या, अरे बोलो ना, सब सही है। फाइलेरिया फैलाएगा कौन, क्यूलेक्स मच्छर। कौन फैलाएगा, क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है। लेकिन दिया क्या है, यहां पर क्लेवर दिया है। क्लेवर मच्छर नहीं होता, बल्कि कौन होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है। फाइलेरिया को फैलाने वाला कौन हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स ये एक प्रकार का मच्छर है। घरेलू मक्खी टाइफाइड फैलाएगी। बात तो सही है, हाँ, मक्खी बैठ जाए बहुत नुकसान होता है। ठीक है। दिया है आपका पेंडिकुरा हैजा। हैजा फैलाता है कौन, विब्रियो कॉलरी। कौन फैलाएगा, विब्रियो कॉलरी नामक विषाणु होता है। विब्रियो कॉलरी नामक विषाणु फैलाता है हैजा। ये सब याद नहीं किए हो क्या सब। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। यानी 1 और 3 सही है। मतलब उत्तर सही कौन सा, बी होगा। जितने भी नए छात्र हैं ना, एकदम पढ़ के आया करिए पीछे का 2 सेट, खाली देखता है सब बैठ के। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संघ शब्द का प्रयोग है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यही है ना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, 1 प्रकार की बंधुता, 2 प्रकार की
समानता, लेकिन इसमें संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब सही उत्तर क्या है? सी है, संघ होगा। आगे प्रश्न है, मीथेन कहां से निकलेगी? एक बार देखिए तो, श्वसन, ज्वालामुखी, आर्द्रभूमि या बिजली? कहां से? हाँ, आर्द्रभूमि का मतलब दलदल, दलदली भूमि से कौन सी गैस? मीथेन। और दिया है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से निकलेगा? बिजली के कड़कने से ना, यहीं से निकलता है। सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगा? सांस लेने से। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलता है? ज्वालामुखी से। एक बार देखिएगा, डी हो जाएगा, डी होगा, पहले का 3 सही है। आगे देखिए प्रश्न दिया है, हाल ही में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी विमानन के नाम पर कर दिया गया, और ये सब नाम बदलने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करेंगे, राष्ट्रपति तो नाम बदलेंगे नहीं। ये बताइए, हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा भवन का नाम बदलकर किसके नाम पर? एपीजे, ना गलत बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम। ये बताइए, हरियाणा के अंदर एक बस स्टैंड था, उसका नाम बदलकर अंबाला बस स्टैंड था, नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया। और बताइए, ये जो प्रधानमंत्री का ऑफिस था, पीएमओ का नाम बदलकर क्या करा गया? सेवा तीर्थ। और जितने भी सरकारी भवन है सबको क्या कहा जाएगा? कर्तव्य भवन। क्या कहा जाएगा? कर्तव्य भवन कहा जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करिए, प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई, बात सही है क्या? ठीक है। इस योजना का लक्ष्य 2026 तक सभी किसानों को सिंचाई सुविधा देना है, ये बात गलत है। देखो 28 ही बढ़ गया है। आगे दिया है आपका, वर्तमान में देश में कुल बोए गए क्षेत्रफल का 70% से ज्यादा सिंचित है। नहीं, लगभग कितना है? तो अप्रोक्सीमेटली कहा गया, अभी डेटा क्या है? 55 से लेकर 57% क्षेत्र ऐसा है जो कि सिंचित है, बाकी सब सूखा क्षेत्र है। मतलब आसानी से सिंचाई का साधन उपलब्ध है 55 से 57% में। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 और 3 आपका कट जाएगा। सही उत्तर क्या है? केवल 1 सही है। आगे प्रश्न है, 1899 में गठित अकाल आयोग के अध्यक्ष एंथनी मैकडोनाल्ड थे, बात तो ठीक लग रहा है मुझे। 1901 में गठित रेलवे आयोग के अध्यक्ष रॉबर्टसन थे, सही है। 1901 में गठित सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मनक्रीफ थे। 1904 में विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रैले। बात सही है ना? देखो सब एक जगह सिमट गया, उत्तर लगा लो डी। और इन सभी का निर्माण करने वाला कौन था? कर्जन। इन सभी की स्थापना, इनका निर्माण किया था कौन? निर्माण करा गया था कर्जन द्वारा। आज का पेपर ऐसा है ना कि एकदम पढ़ने लायक है, घर पे याद करने लायक है। कर्जन, हाँ हार्ड तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्जन ने इसको बनाया था। और सवाल बनेगा, आयोग, आयोग का काल या कमीशन और कमीशन्ड का काल किसको कहा गया? कर्जन के काल को कहा गया। कमीशन ऑफ द ईयर कर्जन। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि संसद ने ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया है? ग्रेजुएटी भुगतान का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? इसमें ग्रेजुएटी भुगतान का मतलब होता है कि जैसे लीव देना, लीव, ठीक है ना? जैसे महिलाएं काम करते हैं, उनके प्रेगनेंसी पर लीव दिया जाता है उनको, और वेतन सहित लीव दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुएटी भुगतान। क्या बोलेंगे? ग्रेजुएटी भुगतान। ग्रेजुएटी भुगतान की चर्चा कहां पर करा गया? आर्टिकल 42 में करा गया, अनुच्छेद 42। सही था सबका? तो बोल काहे नहीं रहे थे फिर? अनुच्छेद 42 अनुच्छेद हो गया। इसी को हम बोलते हैं न्याय संगत विधियां। क्या बोलते हैं? न्याय संगत विधियों के नाम से भी जानते हैं। न्याय संगत विधियां नहीं, समान कार्य के लिए वो अलग है, ये अलग है। न्याय संगत विधियां, स्त्री और प्रसूति सहायता कहते हैं इसको, लिख लीजिएगा। स्त्री और प्रसूति सहायता, सहायता, इसकी चर्चा कहां करा गया? आर्टिकल 42 में। कहा गया कि इस तरह की कोई अगर महिला है तो उसको अवकाश दिया जाए। क्या दिया जाए? अवकाश, अवकाश दिया जाए, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, बच्चे के 3 माह पूर्व और 3 माह बाद का कुल कितने माह का अवकाश? 6 माह का अवकाश दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये महिलाओं के लिए अवकाश की सुविधा है। महिला, क्या पुरुष को भी इस तरह का अवकाश है? नहीं है। कहा गया कि राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि पुरुष को देगा या नहीं देगा। बिहार ने एक पुरुष को दे दिया ग्रेजुएटी लीव, 6 महीने का अवकाश दे दिया। किस बेस पे दिया? बड़ा सोचने वाली बात है, समझ। पुरुष था 6 महीना का अवकाश ले लिया इस पर, प्रसूति सहायता वाले पर। अजीब हो गया है। राज्यों से कहा गया कि पुरुष को भी दे सकते हो, लेकिन एक क्राइटेरिया है, तब जो पुरुष कांड किया है
इसके पीछे इसको 15 दिन पहले का लीव दो, 15 दिन बाद का लीव दो इसको। कम से कम 1 माह का अवकाश पुरुष को भी मिले, इसका भी योगदान है इसमें, समझ रहे हो? बना लीजिएगा। तो महिलाओं के लिए 6 महीने का अवकाश मिला और पुरुषों के लिए 1 माह का अवकाश दिया गया। अरे भाई ये बताओ, अगर कोई बाहर रह रहा है तो 15 दिन की छुट्टी देंगे तभी तो हॉस्पिटल ले जाएगा, क्योंकि शुरुआत का दिन थोड़ा सा कष्ट, मतलब अंतिम दिन कष्टमय होता है। तो 15 दिन और 15 दिन पहले और बाद का लीव दिया जाता है पुरुषों को भी। हर राज्य में नहीं है, बिहार में तो 6 महीना सीधे है डायरेक्ट। ले लेना अगर आएगा तो, हम बता दिए हैं। अब आपका अधिकार बता दिए, अब आपकी मर्जी। आगे है, बिहार में 6 महीने का मिल जाता है, समझ रहे हैं ना? दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 साल है। सही बात है क्या? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितना साल काम कर सकता है? 65 साल। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा भी कितना है? 65 साल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की ऊपरी सीमा कितना है? 62। और राज्य लोक सेवा आयोग का भी कितना है? 62। सुनिएगा, अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65, राज्य लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट की बात करें तो 62। क्लियर है ना? इतना ही सब ठीक है। और जो लोक सेवा आयोग होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है ना, कार्यकाल, ये फिक्स कार्यकाल होता है कितना? 6 साल का, 6 साल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वालों का फिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बस 5 साल कहने को कहा गया है। मतलब अगर देख पाएंगे सही उत्तर कौन सा है तो डी हो जाएगा। बनाइए। आगे प्रश्न दिया है कि स्थानांतरित खेती और क्षेत्र के बारे में पूछा। ये स्थानांतरित खेती का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? झूम खेती। ये झूम खेती के बारे में पूछा। अच्छा बताइए, भारत में झूम खेती सर्वाधिक कहां होती है? मेघालय में। उत्तर हम दे सकते हैं ना मेघालय, या तो हम उत्तर पूर्वी राज्य कह लें या फिर हम उत्तर क्या दे दें? मेघालय दे दें। दोनों अपने आप में क्या है? सही है। आगे बढ़िएगा। दीपा, दीपा नामक खेती कहां पर? कहां पर? अंडमान में ना? सही है। कुमारी कहां पर? केरल। केरल मतलब पश्चिमी घाट, 3 पर हो जाएगा। इसका देखिए एक बार। भृंगा कहां का होगा? उड़ीसा। वर्ले कहां का होगा? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ए से मैच हो रहा है, बना लीजिएगा, ये देख लीजिएगा ना। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों के संबंध में इसके अनुसार वर्ष 2021 से 25 की अवधि में भारत विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश रहा। भाई शीर्ष पर आयातक देश कौन सा है? ये बताइए। हथियार को खरीदने में पहले नंबर पे कौन है? यूक्रेन है। और हथियार खरीदने में दूसरा कौन है? भारत। भारत दूसरा बड़ा देश है जो हथियार खरीदता है। 21 से 25 की अवधि में यूएसए विश्व का शीर्ष निर्यातक देश है। हथियार बेचने में टॉप पर कौन है? अमेरिका। यानी सही कथन कौन सा? केवल बी होगा। हाँ, अभी भी है ये। आगे है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। जूट, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, रबर आदि फसलें रोपड़ फसलें हैं और इन फसलों को भी कहा गया नकदी फसल। क्या कहा गया? नकदी फसल भी कहा गया। देखो, हमने इस सब चीजों को एक ही जगह लिख दिया है। इन सभी को नकदी फसल भी कहते हैं। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना नकदी, अच्छा लिखा भी है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला इत्यादि महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक का मतलब जिनको हम बेच पाए। ये भी अपने आप में तो सही होना चाहिए था। क्या पूछा है? सही विकल्प का चयन करिए। ए और बी दोनों सही है। इसमें ना लिख लीजिएगा, दिया आपका चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला। रखेंगे तो है नहीं, बेचना ही होगा। क्या चीज? एक सेकंड सुनिएगा जरा ना। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, नकदी फसल है। वाणिज्यिक फसलों में हम किसको रखेंगे? कपास को रखते हैं, जूट को रखते हैं, गेहूं को रखते हैं, चावल को रखते हैं। हाँ भैया, बात सही है, इसको बना लीजिएगा, मतलब ये गलत है। सही कौन सा है? डी सही है। बनाइए। आगे प्रश्न है, किसी वस्तु का दो बिंदुओं के बीच तय की गई विशिष्ट पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है। आगे, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। बात तो सही है। त्वरण एक प्रकार की राशि कैसी है? सदिश है। स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है। कम होता है? सबसे ज्यादा होता है। स्थैतिक घर्षण का मान क्या है? सबसे ज्यादा। लोटनिक घर्षण का मान क्या है? कम है। लेकिन ये उल्टा लिख दिया है, यही गलत है। आगे है, भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि। ग्लैंड स्टोन किसको कहा गया? दादा भाई नेरोजी को कहा गया, लेकिन नाम है दादा भाई नेरोजी। बना लीजिएगा, नेहरू लिख दिया है।
दादा भाई नौरोजी को ग्लैंड स्टोन की संज्ञा दिया गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सवाल यहां से एग्जाम में बना हुआ है। आगे, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ी की परिभाषा तय करने के लिए समिति का गठन किया और इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष को बनाया किसको? तो कंचन देवी को बनाया। कंचन देवी इस समिति की वर्तमान अध्यक्ष बनी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अरावली पर एक समिति बनाया सरकार ने और इस समिति का अध्यक्ष किसको चुना? कंचन देवी। किसको चुना गया? कंचन देवी को चुना गया। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। इसको मिलान करिए। देखिए क्या दिया है, गोठाल दिया है, कहां का होगा? गोठाल महाराष्ट्र का होगा, है ना। उसके बाद दिया है वारी लिबा, कहां का है? मणिपुर का है। वारी लिबा कहां का? मणिपुर का। पढ़यानी कहां का हो जाएगा? केरल का होगा। लाहो कहां का हो जाएगा? मेघालय का। तो अगर इस हिसाब से देख पाएंगे तो उत्तर कौन सा? ए होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1924 में महार आंदोलन, अच्छा महार जाति से इसमें कोई बिलोंग करता है क्या? महार जाति से कौन थे? अंबेडकर थे ना। अंबेडकर, तो महार के लिए आंदोलन कौन चलाएगा? अंबेडकर। इनमें से कोई नहीं। बनाइए। आगे प्रश्न है कि एंथ्रेक्स पाशुरेला नामक जीवाणु, एंथ्रेक्स जो होता है ये पाशुरेला पेस्टिक नामक जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स एक प्रकार का बुखार है यार, और ये पेट संबंधी जीवाणु है। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी द्वारा होता है, ये तो सही है। प्लेग बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा होता है, ये तो गलत है। काली खांसी बार्टेटेला पार्टुसिस द्वारा, पार्टुसिस को हम काली खांसी कहते हैं। मतलब सही उत्तर कौन सा है? 2 और 4 सही है। ये दोनों गलत है, देख लीजिएगा इसको। आगे, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में करजन के शासनकाल में पारित किया गया था। 1876 में लॉर्ड लिटन ने सुझाव दिया कि भारतीय राजाओं को आंतरिक परिषद का गठन करना चाहिए। सही है। मदर टेरेसा ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ा हुआ है और हर दिशा में भ्रष्ट और अत्याचारी और हीन है। ये बात तो गलत है। ये कथन किसका हो जाएगा? ये ध्यान दे। हाँ, सिस्टर निवेदिका, एक बार देख लीजिएगा ना, सिस्टर निवेदिका का ये कथन है, इसको ध्यान दीजिएगा। और मदर टेरेसा नहीं होगा, यही गलत है। अल्बर्ट विधेयक 1883 में आया था और रिपन के समय लाया गया था, ये बात सही है। सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए निम्नलिखित में से किसने 12 अप्रैल 1872 को लॉर्ड नॉर्थ कुक के शासनकाल के दौरान कूका आंदोलन चलाया था? कूका आंदोलन चलाने वाले कौन थे? दयाल सिंह उधम गुरु या राम सिंह या तारा सिंह? कौन थे? राम सिंह ने चलाया था ना, लिख लीजिएगा। सदगुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को चलाया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कहां से शुरू किया था इन्होंने, ये बताइए मुझे। दिया है महाजनपद और संबंधित शासक अवंती के राजा प्रद्योत थे, सही है। दिया है कि मत्स्य के राजा विराट थे, विराट थे। और दिया है वज्जी के राजा शिशुपाल थे। वज्जी के राजा कौन थे? कौशल थे ना, कौशल। और वत्स्य के राजा कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। तो अगर देखा जाए तो तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। सही उत्तर कौन सा? 1 और 2 है। बनाइए। मगध पे शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? हर्यक था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? कौन करेगा भैया? वित्त मंत्रालय करेगा ना, बना लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। बजट भी कौन लाएगा? वित्त मंत्रालय। मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। दीपावली घोषणा कब आया था? 1929 में आया था। 1929 में आया था दीपावली घोषणा। इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कब होती? 1932 में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। देखिए ना, देखिए एक बार। 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3। मतलब उत्तर क्या है? बी है। बनाइए। अच्छा ये बताइए, गांधी इरविन समझौते में गांधी ने कितनी मांगों को रखा था? कितनी सूत्री? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के आधारभूत इकाई के रूप में किसको कहा था? व्यक्तियों को कहा था कि संविधान की जो आधारभूत इकाई है भारत की जनता, ध्यान दीजिएगा, भारत के लोग हैं, यानी व्यक्तियों को आधारभूत इकाई माना था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाएगा? अच्छा, दिल्ली में राज्यपाल तो है नहीं, क्या है? यानी दिल्ली में शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? उपराज्यपाल करेगा। आगे प्रश्न है, जो गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? तृतीय क्षेत्र। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों में है परंतु यूटी शामिल नहीं है? कितने हैं? 3 हैं। तो नामों बता दो। मुंबई होगा, मुंबई होगा ना। महाराष्ट्र और गोवा का शासन देखता है। उसके बाद और बताइए, चंडीगढ़ होगा, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा का शासन देखता है, होगा ना। एक और बोलिए। गुवाहाटी,
गुवाहाटी। बाकी पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट तो होगा नहीं क्योंकि अंडमान आता है उसमें, केरल वाला भी नहीं होगा क्योंकि लक्षद्वीप आता है। कहा है केंद्र शासित को छोड़कर। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं आता? कौन नहीं आएगा? सुरक्षा नहीं आती। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बार्डेटिला पार्टिसिस का अभी नाम सुना है? उत्तर क्या होगा? काली खांसी। और ध्यान दीजिए, इसके लिए टीका कौन सा लगाते हैं? डीपीटी। कौन सा? हाँ, डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टिटनेस। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। इतलाक नामक प्रथा प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। औरंगजेब प्रथम मुसलमान था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर नियंत्रण करने वाला कौन था? अलाउद्दीन था, न कि औरंगजेब था। ये तो कट जाएगा भैया। 11वीं सदी में अबू बकर रजी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। ये गलत है। योग सूत्र का अनुवाद करने वाले कौन थे? अबुल फजल थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तीसरा भी गलत है। सही पूछा है, केवल एक सही है। बनाइए, बढ़ेंगे आगे हम। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों ने वर्षों की दृष्टि से लगभग समान शासन किया था? अकबर औरंगजेब। जहांगीर औरंगजेब, जहांगीर शाह, यही था मुझे लग रहा है। अकबर और औरंगजेब, लगभग एक समान शासन था दोनों का। आगे है, देश में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, किर्गिस्तान का बिस्केक, मोजाम्बिक का मापुटो, तजाकिस्तान का दुशांबे। दुशांबे होगा, दुशांबे। उसका बाद किसका होता है भैया? देख लीजिएगा एक बार। फिलहाल डी आपका गलत है। 35 के अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था को लागू किया गया था? 8, 5, 6, 7। कितने प्रांतों में? कितने? 6 प्रांत में यार। आगे है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? संविधान के लागू होने के समय से लागू हो गया था। आगे, किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता क्रम में मतों की गणना करी गई थी? सेकंड चरण की गणना किसके टाइम हुआ था? बीवी गिरी के टाइम। आगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवर्ष आयोग द्वारा कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन किसे सौंपता है? किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। आगे प्रश्न है कि जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है उस दर को हम क्या कहेंगे? रेपो रेट। क्या कहेंगे? और वाणिज्यिक बैंक से पैसा उधार लेगा तो रिवर्स रेपो रेट। वर्तमान रेपो रेट की दर कितना है? 5.25% है। यही है रेपो रेट। आगे, निम्न में से असत्य कौन है? राउरकेला बना था जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर बना था ब्रिटेन, भिलाई बना रूस की, किसकी सहायता से? रूस। हिंदुस्तान मशीन स्विट्जरलैंड। मतलब गलत उत्तर कौन सा है? सी। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल। और कुछ तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, मिलेंगे आपसे कल। कल थोड़ा हम टाइम से आते हैं ना, स्पीड को कम करना होगा तो समय बढ़ाना पड़ेगा।